ओके, स्टार्ट करें। हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके। तो अभी का टॉपिक है AVL ट्री। So AVL tree, this is also called as height balance tree. So this means height balance tree. And this is the solution of skew tree. जैसा हमने skew tree में देखा था कि if suppose I want to create a binary search tree, and the creation for the binary search tree is happening कि जैसे जैसे डेटा आ रहा है हमें बाइनरी सर्च ट्री बना दी। अब अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आता है, सपोज पहले आया 12 इंसर्ट हो जाए, उसके बाद 15 इंसर्ट हो जाए, उसके बाद 20 इंसर्ट हो, उसके बाद 25 इंसर्ट हो, 28 इंसर्ट हो, 30 इंसर्ट हो, 40 इंसर्ट हो, 45 इंसर्ट हो। So this insertion in BST will cause a binary tree which is all the nodes are on the right side. पहले जो बनेगा वो बनेगा रूट, मतलब 12 बना अगर रूट, तो उसके बाद जो भी बनेंगे, तो सपोज ये मैंने 12 बनाया जो रूट है, तो उसके बाद में जो इंसर्ट होने आएगा 15 वो उसके राइट में जाएगा, फिर इंसर्ट होने आया 20 वो भी उसके राइट में जाएगा, बिकॉज कंडीशनल इंसर्ट रहता है BST में। सो इफ द न्यू नोड डेटा इज ग्रेटर देन दिस डेटा, इट विल गो एट द राइट साइड। Again 20 has come to insert, then 20 is greater than 15, it will go to the right side. 25 again will go to the right side of the 20. 28 will again go to the right side of the 20. Again 30 will go right side पे. Again 40 will go right side पे. So यहाँ पे create करने को कुछ नहीं, but there is a problem. The problem is why we create the binary tree. So the main purpose of binary tree is to perform efficient search. Now the main purpose of creating binary tree is to perform efficient search. But here in this case, if I want to search the value 45, then how many number of comparisons will be required? N number of comparisons will be required if there are n number of nodes in the tree. So if there are n number of nodes in the tree, and if suppose I want to perform search, I have to execute the loop or the comparisons n number of times, then only I will get the value 45. So this type of tree, I am compromising the search time, I am compromising the efficiency of search, I am compromising efficiency of search insertion also, because in this case, if I want to insert a new node which is the value 50, I have to traverse the entire linked list, and I can attach then over here 50. So again, ON complexity will be there if I want to perform insertion. So insertion, deletion and search, जो अपना मेन पर्पस है बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने का, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम था कि अगर इंसर्शन मेरे हाथ में नहीं है, इंसर्शन वी कैन नॉट कंट्रोल, द ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन वी कैन नॉट कंट्रोल. So if insertion order we cannot control, there are highly chances that we are going to get this type of tree. Or suppose the list is ulta, पहला 45 है, फिर 40 आया इंसर्शन के लिए, फिर 30, 28. So मेरा जो ट्री बनेगा 45, उसके लेफ्ट में 40, उसके लेफ्ट में 30, उसके लेफ्ट में 28, उसके लेफ्ट में 25, उसके लेफ्ट में 20, उसके लेफ्ट में 15 और 12. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नोड्स जाएंगे. उस केस में भी मेरा इंसर्शन और मेरा सर्च कॉम्प्रोमाइज होगा. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए द टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग, so the technique of balancing a skewed binary search tree
was introduced by कुछ रशियन साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते अपन उनको, कुछ रशियन मैथमेटिशियंस थे। तो मैथमेटिशियंस का नाम था G.M. एडल्सन वेलेस्की, और दूसरे का नाम था E.M. लैंडिस। तो इन्होंने इन द ईयर 1962 दे केम अप विद द आइडिया ऑफ हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च की। So the height balanced binary search tree is also called as AVL tree in their honor. इन दोनों के ऑनर में हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को AVL ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ढूंढ के निकाला कि अपन ऐसा तिकड़म कर सकते हैं कि जिससे मेरा इम्बैलेंस ट्री को मैं हाइट बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर सकूं। अभी कुछ अचीव करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने को रोटेशन टेक्निक्स दिए। इन्होंने सबसे पहले तो अपने को बोला कि एक बैलेंस फैक्टर नाम का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। बैलेंस फैक्टर का मतलब होगा कि हर नोड का एक बैलेंस फैक्टर होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस फैक्टर? बैलेंस फैक्टर का मीनिंग होगा कि the difference of height of left subtree and the height of right subtree. So each node will have a balance factor, and the balance factor of each node can be calculated by calculating the difference of height of left subtree and height of right subtree. Okay, so balance factor is difference of height of left subtree and height of right subtree. तो अपने को पता है हर नोड का लेफ्ट सब ट्री और हर नोड का राइट सब ट्री हो सकता है। हमें उनका हाइट निकालना है और हमें उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अभी AVL ट्री का कॉन्सेप्ट बोलता है कि द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड शुड बी लेस देन 2। मतलब हर नोड का बैलेंस फैक्टर -1 या फिर 0 या फिर +1 हो सकता है। ठीक है, अगर बैलेंस फैक्टर -1 से कम है या अगर बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशंस। अभी अगर मैं देखूं तो जो हाइट का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो जब मैं बाइनरी ट्री बना रही हूँ, सपोज मैंने बाइनरी ट्री बनाना शुरू किया, कोई भी नंबर्स ले लो, आप प्रैक्टिस करोगे तब भी कोई भी नंबर्स ले लेना। प्रैक्टिस करने की वैसे जरूरत नहीं है, इतना सेशन काफी हो जाएगा, क्योंकि MCQs के सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो अभी अगर मैंने ये पहला नोड इंसर्ट किया तो इसका, अगर पहला नोड इंसर्ट किया, चलो यहाँ करते हैं, ये पहला नोड इंसर्ट हुआ, इसका वैल्यू है 12। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? इसका बैलेंस फैक्टर है इसके लेफ्ट का सब ट्री का हाइट और माइनस इसके राइट के सब ट्री का हाइट। तो ये तो 0 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर अभी है 0, क्योंकि 0 - 0 0। फिर मेरे पास सपोज वैल्यू आया 10, तो मैंने यहाँ के लेफ्ट में मैंने 10 डाल दिया। अभी इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना है? इसका लेफ्ट का सब ट्री का हाइट है 1 और राइट के सब ट्री का हाइट है 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1। अभी इसके राइट में मैंने एक नोड डाला सपोज 15, तो अब हर नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 0, क्योंकि 1 - 1 0,
इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 माइनस 0 0, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 माइनस 0 0। तो ये परफेक्टली मस्त पैकी ये बाइनरी ट्री बनी है। एक और इसके लेफ्ट में डाला मैंने, सपोज इसके लेफ्ट में मैंने एक और नोड ऐड किया। हर नोड का बैलेंस फैक्टर देखो, इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 2 और इसके राइट सब ट्री का हाइट है 1, सो 2 माइनस 1 इसका हो गया 1, चलेगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 1 माइनस 0 1, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 माइनस 0 0, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 माइनस 0 0। तो मतलब इंसर्शन के वक्त हमने ये एक और एक्टिविटी हमारे पीछे लगा ली। चलो अभी इसमें एक ये जो बाइनरी ट्री है इसमें एक और नोड अपन ऐड करते हैं, और वो नोड मैंने ऐड किया सपोज यहाँ पे, मतलब एक नोड और ऐड हुआ यहाँ पे, सपोज उसका नोड वैल्यू है 3। अभी करो, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0, चलेगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 1 माइनस 0 मतलब 1, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 2 माइनस 0 मतलब 2। इधर हाइट 2 है, इधर हाइट 0 है, 2 माइनस 0 इसका बैलेंस फैक्टर आया 2, नहीं चलेगा। क्यों आया ये सिनेरियो, क्योंकि ये नोड जिसका बैलेंस फैक्टर 2 है उसका लेफ्ट चाइल्ड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है, और ये नोड मुझे प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये नोड मेरे बाइनरी ट्री का बैलेंस फैक्टर, बाइनरी ट्री के हर नोड का बैलेंस फैक्टर बैलेंस बिगाड़ रहा है। तो मैं इस नोड को पकड़ूंगी और कुछ तो भी करूंगी, और इसको कुछ तो रोटेशन बोलूंगी या कुछ तो जो आगे आएगा वो, पर ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास पहले 12 ऐड होने आया, मैंने 12 ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद ऐड करते वक्त ऐड जैसे ही करते हैं हम पूरे ट्री के सारे नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। हमें हर नोड को हाइट वाले फंक्शन में भेजना है तो अपने को हाइट मिल जाएगा। लेफ्ट सब ट्री का हाइट चाहिए तो लेफ्ट सब ट्री का भी मिल जाएगा, राइट सब ट्री का हाइट चाहिए तो मतलब इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट चाहिए अगर, तो मुझे इसको भेजना पड़ेगा हाइट फंक्शन में, और इसके राइट सब ट्री का हाइट चाहिए अगर तो मुझे इसको भेजना पड़ेगा हाइट फंक्शन में। उसमें ज्यादा मत सोचो, वो फंक्शन रेडी है अपने पास, हमने हाइट मेजर किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। इस नोड का बैलेंस फैक्टर देखने के लिए इसको एज अ रूट बना के मैं भेजूंगी हाइट फंक्शन में, और इसको एज अ रूट बना के मैं भेजूंगी हाइट फंक्शन में। इसका और इसका डिफरेंस निकालूंगी, इसका बैलेंस फैक्टर निकल जाएगा। वही मैंने इसके लिए किया, वही मैं सारे नोड के लिए करूंगी जब भी मैं नोड इंसर्ट करूंगी। अपने को कोड लिखना नहीं है फॉर्चुनेटली, पर क्या लिखना है ये मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम आया। अभी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि 12 ऐड हुआ, उसके बाद में दूसरा नोड ऐड हुआ जिसका वैल्यू 10 था तो उसके लेफ्ट में आया। उसके बाद में नोड ऐड हुआ जिसका वैल्यू 5 था तो वो यहाँ आ गया। उसके बाद में वैल्यू ऐड हुआ जिसका वैल्यू 7 था तो वो यहाँ आ गया। अभी ये ऐड किया तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 था, ये ऐड किया तो इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका 0, ये ऐड किया तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया इसका बैलेंस फैक्टर पहले तो इसका देखो, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे इसका हाइट है 2 और इसके राइट का हाइट है 0, तो यहाँ पे ही डिफरेंस आ गया 2। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट के राइट में एक चाइल्ड है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर हुआ है 2, क्योंकि 2 माइनस 0 इज 2। तो ये एक सिनेरियो हो गया, ये नहीं चलेगा। तो सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, ये सिनेरियो 1 नंबर 1, ये सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 3 देखो, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ इसलिए सिनेरियो पहले से बता दे रही हूँ। सिनेरियो नंबर 3 की अपना एक नोड ऐड हुआ, अभी राइट में इम्बैलेंस होगा, उसके बाद इधर एक नोड ऐड हुआ, उसके बाद इधर एक नोड ऐड हुआ। तो अभी तक तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 2 माइनस
2, 0 - 2 इसका बैलेंस फैक्टर आया -2, नहीं चलेगा। तो इसने प्रॉब्लम किया, मतलब अगर इसके ऊपर भी एक नोड होता तो भी ये वाले नोड से प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे से शुरू करेंगे हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, इसके ऊपर भी कुछ भी होता अगर तो भी इसके इंसर्शन के बाद इसी नोड पे प्रॉब्लम आती, तो ये नहीं चलेगा। मतलब मेरा राइट का राइट चाइल्ड होने की वजह से यहाँ पे बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे एक है, इसका राइट है और इसका लेफ्ट है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर होता है 0 लेफ्ट साइड का हाइट और 2 राइट साइड का हाइट, इसका भी बैलेंस फैक्टर हो गया -2, तो ये भी नहीं चलेगा। तो मेजरली 4 सिनेरियो समझ में आए। मैं बोल सकती हूँ कि ये जो नोड है ये मेरा U नाम का नोड है, या आप कोई भी एक सिंबल ले लो। तो ये जो नोड है ये यहाँ पे U नोड है जो पकड़ में आया कि जिसकी वजह से बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, या बैलेंस फैक्टर इसका परमिसिबल नहीं है। यहाँ पे ये नोड है जिसकी वजह से बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, ये बैलेंस फैक्टर परमिसिबल नहीं है। यहाँ पे ये नोड है जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, ये परमिसिबल नहीं है। यहाँ पे ये नोड है जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, ये परमिसिबल नहीं है। अब इनके सॉल्यूशन, तो जब लेफ्ट के लेफ्ट में इम्बैलेंस है तो उसको बोलते हैं LL प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन है RR रोटेशन, इसका सॉल्यूशन है RR रोटेशन। मैं ये फिर से बताने वाली हूँ, आप चिंता मत करो। RR रोटेशन का मतलब होता है कि इसको पकड़ के नीचे खींच दो इधर। मतलब आपका बाइनरी ट्री कैसा है, आपका ट्री ऐसा है, इसके ऊपर ट्री हो सकता है लेकिन इसने प्रॉब्लम कॉज किया है क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ है। तो हम बोलेंगे रोटेट करो, और रोटेट करते वक्त इसको नीचे खींचो पकड़, इसको नीचे खींचोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू A है, यहाँ पे अगर वैल्यू B है, यहाँ पे अगर वैल्यू C है, और आपने इसको नीचे पकड़ के खींचा तो B ऊपर आएगा, C लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही रहेगा, और A इसके राइट में लग जाएगा। ये हो गया इसका सोल्यूशन। ऊपर के नोड जो भी हैं, जैसे अगर ऊपर इसके ऊपर कुछ और है जहां से ये आ रहा है, जैसे ये 12, तो 12 के लेफ्ट में मैं डाल दूंगी 5 का एड्रेस, 5 के राइट में डालूंगी 10 का एड्रेस, और लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे होगा आफ्टर रोटेशन 12 के लेफ्ट में 5, 5 के राइट में 10, और 5 के लेफ्ट में जो 3 है वो वैसा का वैसा ऊपर, तो उसको तो मैं कुछ छेड़ ही नहीं रही हूँ ना, वो वैसे ही ऊपर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं RR रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? RR रोटेशन। जब इस टाइप का सिनेरियो रहता है कि मेरा राइट में इम्बैलेंस कॉज कर रहा है, तो इसको मैं बोलती हूँ कि इसको लेफ्ट रोटेट करो, इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी सिनेरियो में यहाँ पे जो भी डेटा है ABC, इसको जब मैं रोटेट करूंगी तो मेरा B बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, B के लेफ्ट में जाएगा A, और B का राइट में चेंज नहीं कर रही हूँ, वो C है, C ही रहेगा। आप बोलोगे मैडम ये करते क्यों है, कैसे करते हैं? करते क्यों है तो समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करते हैं? कुछ नहीं, कंडीशंस चेक करते हैं। तो कंडीशंस कैसे चेक करते हैं? तो इंसर्ट होने आए तो इसका बैलेंस फैक्टर चेक किया, इसका बैलेंस, सबका बैलेंस फैक्टर, जहां पे बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है उसको पकड़ा, और उसका राइट का राइट है क्या, उसका राइट का लेफ्ट है क्या, उसका लेफ्ट का लेफ्ट है क्या, उसका लेफ्ट का राइट है क्या, कंडीशंस चेक करेंगे, और जो कंडीशंस ट्रू होंगी उसके हिसाब से रोटेशन के फंक्शंस जो हमने लिखे हैं उनको कॉल करेंगे। भेजेंगे किसको? इसको, इसका लेफ्ट पकड़ के अपन काम करने वाले हैं, और इसका लेफ्ट अपडेट होने वाला है। तो ये सब कुछ के लिए कोड पॉसिबल है, सिर्फ हमें लिंक्स को चेंज करते आना चाहिए। वो आर्ट हमने थोड़ा थोड़ा किया है डेवलप, वो और थोड़ा सुपर फाइन जब हो जाएगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको एवीएल ट्री का कोड आएगा तो अपने को कंसेप्ट पता है, ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं है, इसलिए सीडैक ने वो सिलेबस में डाल रखा है
कि कभी कोई अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग में गया और उसको अगर एवीएल और एमवेट्री पे काम करना पड़ा, तो उसको बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि सीडैक किया, सीडैक ने हमको चीटिंग किया, हमको ये बताया ही नहीं। तो इसलिए कम से कम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो तब तक आपको उतना जिगरा हो जाएगा आपका कि आप ये लिंक्स को चेंज कर सकते। अभी दूसरे जो 2 सिनेरियोज हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि इसका लेफ्ट का राइट की वजह से ये इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि इसके राइट में कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट का राइट चाइल्ड है, इसके राइट में कुछ नहीं है और इसकी वजह से ये इम्बैलेंस हुआ है। तो इसको हम पहले चलाएंगे लेफ्ट रोटेशन और उसके बाद हम चलाएंगे राइट रोटेशन, इसको बोलते हैं एलआर रोटेशन। तो इसको जब हम लेफ्ट रोटेशन चलाएंगे तो 7 आ जाएगा ऊपर, तो मेरा सिनेरियो होगा 12 है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 के नीचे 5 जाएगा। फिर भी मैंने कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा है क्योंकि इसका अभी भी बैलेंस फैक्टर 2 है। फिर मैं इसको पकड़ के चलाऊंगी राइट रोटेशन, तो 7 आएगा ऊपर, 10 जाएगा इसके नीचे और 5 आएगा 7 के लेफ्ट में। अब मेरा ये ट्री, अब मेरा ये नोड का बैलेंस फैक्टर मेरे को जैसा चाहिए वैसा हो गया, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ये 2 स्टेप्स में करना है मुझे। अगर जिस नोड का प्रॉब्लम है उस नोड के लेफ्ट के राइट की वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं पहले उस नोड के लेफ्ट को पकड़ के चलाऊंगी लेफ्ट रोटेशन, ताकि 7 ऊपर जाए 5 नीचे आए उसके, और फिर मैं 10 को पकड़ के चलाऊंगी राइट रोटेशन, ताकि 7 ऊपर आए 5 उसके लेफ्ट में और 10 7 के राइट में। ये मेरे को करना है। सिमिलरली अगर ये सिनेरियो है तो मुझे इसमें पहले मुझे चलाना पड़ेगा राइट रोटेशन, तो मेरा, ये मैं बराबर बता रही हूँ ना आपको, हाँ ये ऐसा, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर ए है, बराबर बता रही हूँ, यहाँ पे अगर सी है, यहाँ पे अगर बी है और सी है, तो ये मेरा नीचे जाएगा, सी ऊपर आएगा, सी ऊपर आया, बी उसके नीचे गया, और फिर इसको पकड़ने के मैं चलाऊंगी लेफ्ट रोटेशन, तो बी ऊपर आएगा, सी उसका नीचे और ए उसके राइट में जाएगा। तो सिनेरियो होगा ऐसे चलाएगा, तो सी यहाँ गया था, बी यहाँ गया था, तो सी ऊपर आएगा, ए इधर और बी जो इसके राइट में है, राइट। तो अभी ये हो जाएगा मेरा बैलेंस। ये 4 प्रॉब्लम और ये 4 प्रॉब्लम के 4 तरीके के रोटेशन, दैट्स इट। सो इंसर्शन के वक्त you have to, at the time of insertion of a node, you have to calculate the balance factor of every node. You have to identify कि किस नोड के बैलेंस फैक्टर को प्रॉब्लम हो रहा है, identify that and then put the conditions and then accordingly perform the rotations. That is the concept of balance, height balance binary search tree, or you can say AVL tree. That's it. हेलो मैम। एक बार बैलेंस हो गया तो बात खत्म। हाँ, इसको अपन इमेजेस में देख लेते हैं एक बार, जो मैंने यहाँ पे इतना रफ वर्क किया है उसका मेरे पास इमेजेस भी रेडी है, तो अपन, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, पूछ लो पहले। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इंसर्शन के वक्त हमें इतना सब कुछ देखना ही पड़ रहा है, बार बार वो फंक्शन कॉल करेंगे जिससे चेक होगा वो बैलेंस है या नहीं, हाँ, उसके बाद फिर अगर बैलेंस नहीं है तो उसे रोटेट करें, तो वो तो मतलब उतना ओवरहेड तो आ ही रहा है, तो उसके जगह अगर सीधा सीधा बाइनरी में ही लगा दे तो मतलब बहुत डिफरेंस आता है क्या? क्योंकि देख के तो ऐसे नहीं, लग क्या रहा है कि आपका ओवरहेड क्वेश्चन क्या है, बाइनरी में लगा दे मतलब? अभी सॉर्टेड लिस्ट अगर हम एंटर कर रहे हैं तो वो बाइनरी सर्च में एक ही इसमें बढ़ते जा रहा है, राइट? हाँ, और सर्च करते वक्त भी हमें वो इटरेटर से लास्ट तक जाना पड़ेगा जो भी नंबर है। हाँ, तो जब हम ये यूज कर रहे हैं, मतलब एवीएल अगर यूज करते हैं हाँ, तो भी तो इंसर्ट करते वक्त हमें वो पूरा देखना ही पड़ रहा है ना, मतलब बार बार फंक्शन कॉल करके चेक करना पड़ रहा है कि हर बाइनरी ट्री बैलेंस है या नहीं, फिर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना पड़ रहा है, तो वो ओवरहेड तो वैसे भी आ ही रहा है। हाँ,
तो तो इसका फिर क्यों ये सोल्यूशन क्या कर रहे बता हैं? रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इसमें उतने मतलब बहुत से तो फंक्शन कॉल नहीं हो ही नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, प्रोसेस हो ही रही अरे है। अरे 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 अरे, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बार डाल दो और फिर बहुत बार यूज करो। तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर, इंसर्शन का ये सुनो 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 सुनो, पहले सुन लो उसके यस बाद फिर मैम। पूछना कि आप जब डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं अपन, क्योंकि हमें जो हार्ड डिस्क पे डेटा है उसको लाके रैम में बिठाना है ना। अभी जैसे तू डीबीएमएस यूज करता है, डीबीएमएस यूज करता है ना, यस एसक्यूएल मैम। किया ना तूने, डेटाबेस यूज किया यस ना। मैम। यस हाँ, मैम। तो डेटाबेस में जब तू बोलता है यूज डेटाबेस और जब तू बोलता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो वो कहाँ से फेच कर रहा है? तेरे को क्या लगता है जब तूने यूज डेटाबेस किया तो उसने कुछ मैकेनिज्म रैम में लाया है ना, यस मैम। डेटा रैम में आके बैठा है ना, बराबर ना। राइट। तो जो डेटा रैम में आके बैठा है उसको तो एक ही बार तेरे को अरेंज करके बिठाना है, पर तू यूज कितनी बार करता है? हाँ तू बराबर है। सिलेक्ट स्टेटमेंट कितनी बार चलाता है दादा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आने के बाद? 1000 एन टाइम्स। सर्वर बंद ही नहीं होता अपना एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में। आ हाँ रही है ये राइट बात मैम। तेरे समझ अगर में? वैसे सोचे तो हाँ राइट वैसा बराबर है। ही सोचना है आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जब भी आप सोचते हो। आपको आपकी सोच बहुत छोटी रखी अगर, तो फिर छोड़ दो ना, करना ही क्यों है सब कुछ। वैसा चीज नहीं है ये। क्या चीज है? अभी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना है तेरे को। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मतलब तेरे को घुस के देखना है कि मेरा सर्च का परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो गया। अभी तू सर्च मार रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो वेयर कंडीशन सो एंड सो, ये तो तेरा बरसों पुराना क्वेरी लिखा हुआ है तेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन अब तेरा क्लाइंट का कंप्लेंट आया कि हम ये चीज चलाते हैं, अगर हमें ये फेच करना है डेटा, तो 10 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। तेरे को बिठा दिया परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर, तो तुझे अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है भैया। तो तुझे पता पड़ा कि इंडेक्स क्रिएटेड नहीं है जिस फील्ड पे मैंने वेयर क्लॉज चलाया, तो इंडेक्स क्रिएटेड नहीं है इसलिए उसको सर्च में टाइम लग रहा है। क्योंकि जब जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टाइम जो लग रहा है सर्च करने के लिए वो बढ़ेगा। पहले अगर 50,000 रिकॉर्ड्स थे तो उसमें तेरा सर्च वैसे भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चल रहा था। वो 50,000 रिकॉर्ड्स जब बढ़ते 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 50 लाख हो गए तो तेरा सर्च कॉम्प्रोमाइज होने लगा, क्योंकि वो 50 लाख में डेटा ढूंढ रहा है ना, जो पहले से 50,000 में ढूंढ रहा था। तो यस तुझे मैम। पता पड़ा कि ये तो गड़बड़ होगी, तो फिर तू इंडेक्स क्रिएट करेगा। अब तू इंडेक्स क्रिएट करेगा तो इंटरनली तू एमवे ट्री यूज करेगा, जो मैं तेरे को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी एवीएल ट्री इंसर्शन के वक्त सॉल्व करके डेटा को हम बैलेंस ट्री में लाके रख रहे हैं, ताकि जब जब भी वहां पे उस डेटा पे सर्च परफॉर्म हो तो मुझे एफिशिएंसी मिले। वो एक बार जैसे हमने प्रोग्राम लिखे, एक बार लिखा, एक बार रन किया, अपना काम खत्म, हाथ पल्ले झाड़े, बंद करके घर चले गए, खाना खाया, सो गए। ऐसा है क्या वहां पे रियल लाइफ सिनेरियो में? तू ही बता, तू आंसर कर हाँ या ना। वैसा नहीं होगा ना। ये हम सीख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए हम सिर्फ एल्गोरिथम्स को ट्राई कर रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम्स डेटाबेस सर्वर्स पे 24 घंटे, 48 घंटे, 12 महीने चलते रहते हैं, हाँ या ना? इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या? अच्छा, ये बैलेंस फैक्टर या हाइट बैलेंस या बैलेंस ट्री ये इंसर्शन के वक्त हो रहा है, लेकिन इसको जब 5 करोड़ बार जनता यूज करेगी तो इसका आपको फायदा मिलेगा ना भैया। अपील हुआ हाँ और नहीं मैम। हुआ? अपील हुआ ना? समझ गया मैम, समझ हाँ गया। हाँ। तो ये सीखते वक्त अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बढ़ाओ। तो एवीएल ट्री का मतलब होता है हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। We balance height of a BST because we don't want trees with node which have large height. किसी भी नोड का बहुत large height नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका height है, लंबा चलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। So this can be attained if both subtrees, that is left subtree and right subtree of each node,
have roughly the same height. So the difference of 1 is okay. So AVN is a binary search tree where the height of two subtrees of a node differs by at least 1. So height of a null tree is so how to find the balance? How to find out the balance? So you have to find out the balance factor, and balance factor is height of left subtree minus height of right subtree. So all nodes balance factor should be -1 or 0 or 1. This is permissible. अगर इससे बड़ा है तो आपको अलर्ट बच जाना चाहिए और आपने कुछ ना कुछ करना है वहाँ. If any node's balance factor is less than -1 or more than 1, then it is not balanced search tree. It is not height balanced search tree. So we have to identify the node U. So if an insertion is causing imbalance, so we need to identify which node is causing the imbalance. ठीक है, तो जो भी नोड पाथ में आता है इंसर्टेड नोड के, उसका बैलेंस फैक्टर चेक करो और यू को आइडेंटिफाई करो. तो किसने कॉज किया? इंसर्शन इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया. लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट चाइल्ड कॉज कर रहा है. लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट चाइल्ड इंसर्शन कॉज कर रहा है क्या? इम्बैलेंस. ठीक है. इंसर्शन इन द राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, इंसर्शन ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड, इंसर्शन ऑफ राइट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड. तो ये चारों सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, ये चारों सिनेरियो में कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई तो नोड का बैलेंस फैक्टर हिल रहा है मतलब बढ़ रहा है, more than -1, sorry, less than -1 या more than 1 हो रहा है. So you need to identify that. So कैसे कैलकुलेट करना बैलेंस फैक्टर? ये हमने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे इमेज में बताया हुआ है. तो इसका बैलेंस फैक्टर, इसका लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 2, इसका राइट सब ट्री का भी हाइट है 2, तो 0. पहले तो इसका निकालो 0 0 0. इसका क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1, राइट सब ट्री का हाइट 0 मतलब 1. इसका क्या होगा? लेफ्ट और राइट 0 0 0. इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? लेफ्ट का 1, राइट का 0 तो 1. इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? लेफ्ट का हाइट 2, राइट सब ट्री का हाइट भी 2, 2 - 2 0. तो ये परफेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना. अभी यहाँ पे आ जाओ. इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट 1, राइट 0 1, ये भी ठीक है. इसका बैलेंस फैक्टर है 2 - 0 मतलब 2. ये प्रॉब्लम है. इसका बैलेंस फैक्टर ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर है 1 - 3 दैट इज -2. इसको पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका अपने आप हो जाएगा. So at the time of insertion we need to check the balance factor of node, and if balance factor is more than 1 or less than -1, then we need to perform rotation. रोटेशन ये हमेशा 3 नोड्स पे परफॉर्म होगा, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वैसा. सो रोटेशन हमेशा 3 नोड्स पे परफॉर्म होगा. कितनी भी बड़ी बाइनरी ट्री होने दो, अपन इमेजेस देखेंगे, बहुत सारे इमेजेस लिए हैं मैंने, काफी सारे, तो उसमें हम देखेंगे ट्री कितनी भी बड़ी होने दो, रोटेशन ये हमेशा 3 नोड्स पे परफॉर्म होगा जहां पे बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो रहा है. रोटेशन परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे बैठ के इसका लेफ्ट भेजते हैं अपन रोटेशन फंक्शन में. वो ट्रिक अपने को आना चाहिए क्योंकि इसका लेफ्ट अल्टीमेटली चेंज होने वाला है. तो ये हमने बहुत बार किया हुआ है कि हमें जहाँ जो चाहिए उसके प्रीवियस पे बैठो, उसके पेरेंट पे बैठो. ठीक है, तो वो ट्रिक है, वो हमें आता है. मतलब मेरे पास प्रोग्राम लिखा है लेकिन वो कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं प्रोग्राम डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो हो सकता है बाउंसर जाए बहुत से लोगों. तो एलएल रोटेशन मतलब क्या? तो लेफ्ट रोटेशन मतलब जब राइट साइड पे इम्बैलेंस हो रहा है, राइट साइड की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, सो राइट अनबैलेंस्ड ट्री है अगर, तो उसको हम बोलेंगे हम एलएल रोटेशन करेंगे. एलएल रोटेशन करेंगे मतलब इसको पकड़ के इधर खींचा अगर तो बी ऊपर आएगा, ए उसके लेफ्ट में जाएगा और सी राइट में रहेगा. राइट में था, राइट में ही रहेगा. तो ये मैंने जो आपको अभी ड्रॉ करके बताया सेम वही है. फिर लेफ्ट साइड इम्बैलेंस है, अगर लेफ्ट साइड इम्बैलेंस है तो हम उसको आरआर रोटेशन मतलब राइट रोटेशन करेंगे. तो इस नोड को पकड़ा और राइट में घुमाया तो सी नीचे चला गया, बी ऊपर आ गया और ए जो उसके लेफ्ट में था बी के, वो लेफ्ट में ही रहा. तो सी नीचे जाएगा और बी ऊपर आएगा. बी इसका पेरेंट बनेगा सी और ए का. ए का तो था ही पहले से, सी का भी बनेगा. सो दिस इज बैलेंस ना. उसके बाद सिनेरियो है एलआर रोटेशन.
तो अगर मेरा लेफ्ट का राइट इम्बैलेंस कॉज कर रहा है तो मैं पहले लेफ्ट रोटेट करूं ताकि ये ऊपर आए, ये नीचे जाए। तो 20 ऊपर आया, 10 नीचे गया, तो मेरा ट्री ऐसा हो गया अभी। और फिर इसको पकड़ के मैं राइट रोटेशन चलाऊं, इसको पकड़ के जब मैं राइट रोटेशन चलाऊंगी तो 20 ऊपर आएगा, 30 उसका राइट बनेगा और 20 के लेफ्ट में जो 10 था वो वैसा का वैसा रहेगा। सो दिस इज LR रोटेशन। सिमिलरली RL रोटेशन, जब मेरा राइट साइड का लेफ्ट इज कॉजिंग इम्बैलेंस तो मुझे पहले लेफ्ट रोटेशन चलाना है नीचे के नोड को लेके, इस नोड को लेके लेफ्ट रोटेशन चलाना है ताकि मेरा 2 ऊपर आए, 3 उसके नीचे जाए, 3 उसके राइट में जाए। एंड देन ऊपर वाले नोड को पकड़ के मेरे को लेफ्ट रोटेशन LL रोटेशन चलाना है, लेफ्ट रोटेशन चलाना है ताकि 2 ऊपर आए, ये 1 नीचे जाए और 3 जो उसके राइट में था राइट में रहे। दिस इज LR रोटेशन। ये कुछ नहीं है और अपन क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट को अपडेट करते हैं बस, बाकी उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इजीली पॉसिबल है। छोटे छोटे फंक्शन है। LL रोटेशन एक फंक्शन है, RR रोटेशन एक फंक्शन है, LR रोटेशन फंक्शन है, RL रोटेशन। कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है डिपेंड्स ऑन कि इसके लेफ्ट के लेफ्ट में तो नल है पर इसके लेफ्ट के राइट में नोड है, इसलिए लेफ्ट राइट पॉज कर रहा है। तो इसके पेरेंट को पकड़ा और इस नोड को भेज दिया LR रोटेशन में, LR रोटेशन कर देगा जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इफ कंडीशन पे बेस्ड ये चारों फंक्शंस कॉल हो जाते हैं, दैट्स इट। अभी देखो सिनेरियो है कि मेरे पास ये ट्री है, अभी इस ट्री में यहां तक तो ठीक था क्योंकि इसका लेफ्ट का माइनस, इसका लेफ्ट का 2 है ट्री हाइट और इसका राइट का 1 है, ठीक है। तो 2 - 1 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पे इसका हाइट है 0 1 2 सॉरी 1 2 3 और इसका है 1, सो 3 - 1 3 - 1 ये -2 हो गया इसका, तो इसका बैलेंस फैक्टर -2 हो गया इसका। अभी यहाँ पे अपन बुरी तरीके से फंस चुके हैं अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस नोड को पकड़ के अगर मैं RR रोटेशन चलाती भी हूँ तो मैं N5 को यहाँ डाल दूंगी, N7 इसके नीचे, N5 के नीचे चला जाएगा, N3 ऊपर आ जाएगा, पर N3 का लेफ्ट बनेगा N5, N3 का राइट बनेगा N1। बेचारा ये N6 या जो भी ये वाला नोड है इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि इसका क्या करें। अभी ये देखो लॉजिकल चीजें जब बड़े बड़े मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट सोचते होंगे तो कैसे सोचते होंगे। तो मैंने ये सब बुक्स में ही पढ़ा है, बहुत पुराने बुक्स में पढ़ा है मैंने, ये सब वहीं से फंडास बनाया मैंने। तो ये यहाँ पे आके अटक गए अपने लैंडिस साहब और अपने जो भी थे वेलेस्की साहब कि अब इसका क्या करें, ये नोड को लेके कहाँ जाएं, क्योंकि रोटेट तो कर देंगे अपन, N5 इधर जाएगा, N7 उसके लेफ्ट में, N3 ऊपर आएगा, N3 का राइट बनेगा N5, N3 का लेफ्ट बनेगा N2, वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहना चाहिए, इसका क्या करें। तो फिर ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बोला कि अगर मैंने एक थ्रेड लिया, थ्रेड एक सिंपल जो अपना स्टिचिंग वाला थ्रेड रहता है वो, और यहाँ पे एक खिला अगर ठोक दिया, और अगर वो थ्रेड मैंने ऐसा डाला कि जिसका कम पार्ट थ्रेड का इधर आ रहा है खिले के इधर, और खिले के नेल के इधर थ्रेड का ज्यादा पार्ट आ रहा है, और उस थ्रेड को अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक थ्रेड गांठ से बांध दिया, और अगर मैंने थ्रेड को इस सिरे से खींचा इधर, तो जब मैं खींचती हूँ तो थ्रेड के इस तरफ जो लगा होता है वो घूम के इस तरफ आ जाता है। आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं क्लास में तो बहुत इजीली समझा देती थी पकड़ के, लेकिन यहाँ पे आप वर्चुअल बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप उधर बैठे हो, क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक खिला ठोक दिया, एक थ्रेड लिया, उसका कम पार्ट इधर ज्यादा पार्ट इधर डाल दिया, और वो थ्रेड के इस तरफ एक कागज की चिट्ठी या एक और थ्रेड छोटा सा धागा यहाँ पे ऐसा बांध दिया, नॉट बांध दी, यहाँ पे खिला है, और इसको पकड़ के अगर मैं N7 को नीचे खींचती हूँ तो ये जब ऊपर आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ घूम रहा है ना, वो ऐसा रोटेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी है चिटपाकरू वो इस तरफ आएगा, इस तरफ उसका डायरेक्शन
राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ये फंडा यूज कर लिया और उन्होंने बोला ये N6 कहाँ जाए, ये N6 N5 के लेफ्ट में जाए। ये देखो N5 के नेक्स्ट लेफ्ट में N6, तो घुमाना तो है हमें, यहाँ से घुमाया हमने, N7 नीचे गया, N5 नीचे आया, N3 ऊपर गया और N5 के लेफ्ट में N6, N3 का राइट N5 बनेगा, N3 का लेफ्ट N1 ही रहेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इस नोड का था, उसको हमने N5 का लेफ्ट बनाया। और अगर आप वैल्यूज लेके चलते हो, अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज लिए, आप यहाँ पे वैल्यूज ले लो कोई भी, आपने यहाँ पे लिया 30, यहाँ पे लिया 20, यहाँ पे लिया 25, 20 से कम यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 से 10 से कम 7, यहाँ पे ले लो 10 से ज्यादा 11 या 12। ऐसे वैल्यूज लेके जब आप इसको रोटेट करोगे तब भी आपको पता पड़ेगा ये नोड बराबर N5 के लेफ्ट में फिट हो जाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री का रूल भी ब्रेक नहीं होता, हमारा भी काम हो जाता है। और जो फंडा उन्होंने बनाया कि थ्रेड को पकड़ के इधर खींचो, जो भी राइट साइड में है वो इधर घूमने के बाद लेफ्ट साइड में आएगा, वो भी परफेक्टली फाइन है। फिर ये एक एग्जांपल और है कि यहाँ पे बैलेंस फैक्टर, इसका जो हाइट है वो है 2, इसका हाइट है 1, 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। पर जब यहाँ पे 45 इंसर्ट होने आया तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट हो गया 1 2 3, इसका हाइट है 1, सो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो गड़बड़, ठीक है। इसको पकड़ के हमने रोटेट किया, सो 3 इधर आया, अब 32 किधर जाएगा, 32 30 के लेफ्ट में आएगा। सेम प्रिंसिपल जो हमने यहाँ लगाया वही हमने यहाँ लगाया। जब हम रोटेट करेंगे 30 नीचे आएगा, 30 के लेफ्ट में 5 था, 5 ही रहेगा, 35 ऊपर आएगा, उसके लेफ्ट में 30 जाएगा, उसके राइट में जो 40 है वो वैसे ही रहेगा। 32 को कहाँ भेजे, तो 32 जाएगा 30 के राइट। So this is how it is done. This is all about AVL tree. So I'm going to share this PPT. You can watch this or understand the concept. Okay. Done. Any doubt? कितने सैनिक बैठे हैं? 97। 97 भी नहीं, एक तो आदित्य है, मतलब 96। ठीक है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट है मल्टीवे ट्री। अभी मल्टीवे ट्री पहले तो अपन ये समझें कि ये जैसे इसको प्रॉब्लम हो गया था अभी कि एवीएल करना ही क्यों, बैलेंस करना ही क्यों, तो कुछ लोगों को लगता है मल्टीवे यूज करना ही क्यों। तो जो आपका डिस्ट्रक्चर रहता है, डिस्ट्रक्चर में जो डेटा जाता है और जब वो रिट्रीव होके वापस रैम में आता है, तो उसको बिठाने के लिए, रैम में बिठाने के लिए कुछ ना कुछ एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की अपने को जरूरत पड़ती है। तो हमारा डिस्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, जब रैम में आता है तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, और अगर हमने रैम में लाते वक्त उसको एप्रोप्रिएट इंडेक्स क्रिएट करके लाया तो हमारा सर्च कैसे फास्ट होता है। तो जब हमें ये चीजें समझ में आएगी तो हमें शायद मल्टीवे अपील होगा। ऐसे ही बता दूंगी तो इजी है, लेकिन वो अपील नहीं हो। क्यों यूज करना है, क्या है ये, काय को कर रहे हैं, ऐसा अपने को सबसे पहले लगता है।
सो हम एमवे ट्री तक पहुंचेंगे और वन ऑफ द टाइप ऑफ एमवे ट्री इज बी ट्री और वन ऑफ द टाइप ऑफ बी ट्री इज बी प्लस ट्री. सो एमवे ट्री पे मैंने एक रूल लगा दिया, जैसे मैंने अगर बाइनरी ट्री पे रूल लगा दिया कि उसका नोड का हर लेफ्ट वाला उससे कम होगा और नोड का राइट वाला नोड उससे ज्यादा होगा, तो उसको मैं बोल देती हूँ बाइनरी सर्च ट्री. वैसे ही एमवे ट्री पे अगर मैंने कुछ एक रूल लगा दिया तो मैं बोलती हूँ वो बी ट्री है. तो पहले तो एमवे ट्री देखिए क्या होता है. एमवे ट्री का मतलब मल्टीवे ट्री. मल्टीवे ट्री का मतलब उसमें से जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं नीचे. जैसे बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री में नीचे जाने के 2 ही रास्ते हैं, लेफ्ट में चले जाओ या राइट में चले जाओ. एमवे ट्री में नीचे जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं क्योंकि एमवे ट्री कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन इन अ नोड. दैट इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स. सो अभी अपना डिस्क स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ जिसके की थ्रू शायद आपको एमवे ट्री अपील हो. बाकी और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई आपको डिस्क स्ट्रक्चर पढ़ाने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में. लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब रैम में डेटा आता है तो किस फॉर्म में आता है. तो ये जो आपका डिस्क है, ये डिस्क पे अभी आपको पता है कि सरफेसेस होते हैं विच आर कॉल्ड एज प्लेटर्स. हर सरफेस पे, हर प्लेटर पे ट्रैक्स होते हैं और हर ट्रैक पे सेक्टर्स होते हैं. तो ये जो लवेंडर या ब्लू कलर में दिखा रहे हैं वो डिस्क सेक्टर है. और ऐसा बोलते हैं कि एक सेक्टर पे एक ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर होता है. और जब हमारा रैम से डेटा रिलीज होता है या फिर हार्ड डिस्क से डेटा रिलीज होता है रैम पे आने के लिए, या रैम से डेटा रिलीज होता है हार्ड डिस्क पे जाने के लिए, so that is in terms of blocks, that is in terms of block of 512 bytes. so हमारा जो डिस्क टेक्नोलॉजी है रीड एंड राइट का, so that read and write is performed in terms of block of 512 bytes. so मेरा जो हेड है, मेरा हेड is taking care of one sector at a time. So when this head is performing writing operation, it is writing a block of 512 bytes, and when head is performing read operation, it is reading block of 512 bytes. So the block of 512 bytes can go and can come from hard disk to RAM. So always this structure or this mechanism read and write in terms of block. And generally the typical block size is 512 bytes. Okay. ब्लॉक का, हर ब्लॉक का एड्रेस होता है. हर ब्लॉक का एड्रेस मतलब ये जो है आउटर ट्रैक का एक सेक्टर, ये होगा एक ब्लॉक, इसका एक कुछ एड्रेस होगा. और वो एड्रेस हमारा हार्ड डिस्क का ड्राइवर मेंटेन करता है. मतलब जिसको अपन फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं या जिसको अपन NTFS बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब मेरे फाइल सिस्टम्स हैं. और ये सब फाइल सिस्टम्स क्यों हैं, क्योंकि मैं डेटा तक इजीली पहुंच सकूं. तो जो भी ब्लॉक्स यहाँ पे लिखे हैं, अभी ये सारे के सारे ब्लॉक्स, ये पूरा सेक्टर भरा हुआ रहता है क्या, नहीं, क्योंकि स्पिंडल बहुत तेजी से हार्ड डिस्क को घुमाता है. तो हो सकता है एक फाइल का एक ब्लॉक यहाँ पे है और उसी फाइल का दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है और उसी फाइल का तीसरा ब्लॉक यहाँ पे है और उसी फाइल का चौथा ब्लॉक यहाँ पे है, एंड सो ऑन. So the movement of head and the rotation, the spindle is there. This is the spindle. The spindle is rotating this speck of disk, and the head arm is moving to and fro. And whenever the space is empty, whenever through the mechanism, whenever the space is empty, the read and write, or sorry, the write operation is performed. And if you are performing read, then the addresses are there. It will go and it will read from that address and it will transfer the data to the RAM. This is how it works. So अभी मेरा typical block का size है 512 bytes. अभी डेटा जाएगा RAM से और आएगा RAM में. बीच में मेरा DMA है, डिस्क का डिवाइस ड्राइवर, जो ये कर रहा है, बट वो हमारा अभी डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं. So data has to be brought into the RAM whenever you want to use that.
ओके, सो HDD में स्टोर है अगर, तो भी आपको रैम में तो लाना पड़ेगा। अभी कौन डेटाबेस मतलब डीबीएमएस कैसे लाता है उसको? मल्टीवेटरी यूज करके लाता है उसको, क्योंकि डीबीएमएस को मल्टीवेटरी यूज करना, उसमें डीबीएमएस मतलब भर भर के डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब भर भर के डेटा स्ट्रक्चर है, एंटीवायरस वायरस मतलब भर भर के डेटा स्ट्रक्चर है, ये समझ लो आप डेटा स्ट्रक्चर आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन में रेयरली यूज करोगे, नहीं भी करोगे एट टाइम्स। इसलिए तो जावा ने क्या बोला है, जावा ने बोला है अरे तेरे को कितना यूज करना पड़ेगा, 5-10%, ये लेना कलेक्शन फ्रेमवर्क, कहाँ झंझट करता है, जितना कॉमन ऑपरेशंस है मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क में दे रखा है, तू यूज कर, आगे जा, तेरे को थोड़ी इतना कोर लेवल पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा जावा सोचता है, क्योंकि जावा अलाउ नहीं करता ना आपको कोर लेवल पे काम करने देने। लेकिन अगर आप डीबीएमएस में जाते हो काम करने के लिए, तो आप अगर ओरेकल में जैसे बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं मैडम डेटा स्ट्रक्चर, पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि उनको तो इसी लेवल पे काम करना होता है सर। तो ये मेरा ब्लॉक है 0 से लेके 511। ये एक ब्लॉक मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जो यहाँ पे एक सेक्टर में जाके बैठता है। तो रैम में जब डेटा आएगा तो रैम में किस तरीके से डेटा आ सकता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये मेरा टेबल है, अभी इस टेबल में रिकॉर्ड्स हैं, और एक रिकॉर्ड का साइज अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो 128 बाइट्स है। असम्पशंस हैं ये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। एक रिकॉर्ड ये 1024 बाइट्स का भी हो सकता है, ये 500 बाइट्स का भी हो सकता है, ये 100 बाइट्स का भी हो सकता है। हमने जो टिपिकल एग्जांपल लिया है उसमें हमारा साइज ऑफ रो सपोज 128 बाइट्स है। उसमें हिसाब भी दे दिया मैंने, कोई पूछ ले अगर आप में से कि क्यों कैसे 128 बाइट्स, तो 25 बाइट्स फर्स्ट नेम, 25 बाइट्स लास्ट नेम, 50 बाइट्स एड्रेस, 18 बाइट्स सिटी और 10 बाइट्स आईडी या एज, जो भी है इसको आईडी कंसिडर करूं। सपोज ये मेरा हर रिकॉर्ड का साइज 112 बाइट्स है। अभी मैं कितने रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक पे स्टोर कर सकती हूँ? मेरा 512 का एक ब्लॉक है, 128 एक रिकॉर्ड का साइज है, तो मैं 4 रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक पे स्टोर कर सकती हूँ। तो 100 रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कितने लगेंगे? 25 ब्लॉक्स लगेंगे, सीधा सीधा हिसाब। मतलब अगर मेरा 100 एम्प्लॉइज का लिस्ट है और उसमें अगर मेरे को आईडी सर्च करना है, आपने लगा दिया वेयर क्लॉज आईडी इज इक्वल टू सो एंड सो, तो मुझे कितने ब्लॉक्स में झक झक के देखना पड़ेगा? 25 ब्लॉक्स में झक झक के देखना पड़ेगा। पहले ब्लॉक में गई नहीं मिला, दूसरे ब्लॉक में गई नहीं मिला, तीसरे ब्लॉक में गई नहीं मिला, ऐसे मेरे को कितने ब्लॉक्स में अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 25 ब्लॉक्स में। तो 100 रिकॉर्ड्स के लिए मेरे को 25 ब्लॉक्स में जाके देखना पड़ रहा है मेरा रिकॉर्ड यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। क्या हम इसको फास्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको सर्च को फास्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे? तो इंडेक्स को क्रिएट करो, और जो इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो उसको भी डिस्क पे स्टोर करो इन अ ब्लॉक। अभी जब आप इंडेक्स क्रिएट करोगे तो कितना साइज लगेगा? अभी यहाँ पे अपन ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि डेटा मेरा हार्ड डिस्क पे है और उसको मेरे को रैम में लेके आना है और सर्च मार रहा हूँ। सर्च मार रहे हैं तो फिर अपने को अगर मैंने इंडेक्स क्रिएट किया और वो भी अगर मैंने हार्ड डिस्क पे स्टोर रखा, इंडेक्स किस पे क्रिएट किया? सपोज आईडी पे मैंने इंडेक्स क्रिएट किया, आईडी का साइज कितना है? 10। पॉइंटर के लिए कितना साइज लगेगा? एड्रेसेस के लिए 6। सो इंडेक्स क्रिएट करते वक्त मेरे को क्या क्या रखना पड़ेगा? उसका आईडी और उसका एड्रेस मतलब पॉइंटर। तो रिकॉर्ड नंबर 1 जहाँ पे आईडी 1 है उसका ये एड्रेस है, जहाँ पे आईडी 2 है उसका ये एड्रेस है, जहाँ पे आईडी 3 है उसका ये एड्रेस है। तो ये बनेगा मेरा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या रहता है? बुक का इंडेक्स देखो, बुक के इंडेक्स में क्या रहता है? पेज नंबर और कंटेंट, पेज नंबर और कंटेंट, पेज नंबर और कंटेंट। आप कंटेंट ऑफ बुक देखो, वहां पे भी क्या रहता है? कंटेंट और उसका एड्रेस, कंटेंट और उसका एड्रेस। यहाँ पे आईडी पे अगर मैंने इंडेक्स क्रिएट किया तो आईडी और उसका एड्रेस इतना ही स्टोर करूंगी ना, मैं पूरा रिकॉर्ड थोड़ी स्टोर करूंगी। मैं तो यूनिक जो भी आईडी मैंने लिया है वो और उसका एड्रेस इतना ही स्टोर करूंगी। मतलब एड्रेस मतलब क्या?
वो कौन से लोकेशन पे है उसका फिजिकल एड्रेस। सो ये मैंने इंडेक्स बनाया। अभी इंडेक्स के लिए कितनी जगह लगेगी, इंडेक्स के लिए मेरे को जगह लगेगी नंबर ऑफ एंट्रीज पर ब्लॉक, मतलब 16 बाइट्स लग रहे हैं मेरे को एक रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए जिसमें आईडी और एड्रेस आ रहा है। तो 512 ब्लॉक के 512 बाइट्स के एक ब्लॉक में मैं कितने एंट्रीज रख सकती हूँ, 32 एंट्रीज में रख सकती हूँ। मतलब 100 रिकॉर्ड्स का एंट्रीज रखने के लिए मेरे को सिर्फ 4 ब्लॉक्स लगेंगे। कहाँ यहाँ 25 ब्लॉक में ढूंढना पड़ रहा था और कहाँ यहाँ 4 ब्लॉक में मैं डायरेक्ट एड्रेस पे पहुंच सकती हूँ। ये जो मैंने इंडेक्स क्रिएट किया है, इस इंडेक्स को भी मैंने हार्ड डिस्क पे ही छोड़ा है, और इंडेक्स क्रिएट करके हार्ड डिस्क पे जब मैंने स्टोर किया तो उसको सिर्फ 4 ब्लॉक्स लगे। अभी मैं एक आईडी लेके चली अगर कि ठीक है मुझे एक आईडी 10 ढूंढना है, तो मुझे फर्स्ट ब्लॉक में है क्या, सेकंड में है क्या, थर्ड में है क्या, फोर्थ में है क्या, काम खत्म। तो 100 रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ 4 ही ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे, जो यहाँ मुझे 25 ब्लॉक्स में लिखना पड़ रहा, क्योंकि मैं एक्चुअल फिजिकल रिकॉर्ड जहाँ स्टोर्ड है वहां जाके देख रही थी। यहाँ पे मैं इंडेक्स क्रिएट करके रखा है, वहां जाके देखी। यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली सर्च मेरा फास्ट होगा और मुझे कम अटेम्प्ट्स लगेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइनरी ट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमवे ट्री जो अभी अपन करने वाले हैं। तो जब आप डेटाबेस यूज करते हो, आपने इंडेक्स को भी हार्ड डिस्क में रखा है। आपने जब बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो वेयर सो एंड सो, तो वो इंडेक्स में जाके देखता है कि आईडी मिल रहा है क्या, कहाँ पे, कौन से एड्रेस पे मिल रहा है। अभी उन्होंने क्या बोला, इसको और सुपरफाइन करो। इसको कैसे सुपरफाइन करो, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 4 ब्लॉक्स में 100, इसको और सुपरफाइन करो, मतलब इसका भी इंडेक्स क्रिएट करो। यहाँ पे बोलो एक ब्लॉक में हमको, एक ब्लॉक में और भी रेंज बढ़ा सकते हैं, उसका मैकेनिज्म मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक ब्लॉक में हम और भी रेंज बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम मल्टी वे के, एम वे के नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ाते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम एक नोड में स्टोर कर सकते हैं, जब हम उसको बढ़ाते हैं तो हम इसका रेंज और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे तो अपने को इफेक्ट दिख ही रहा है कि 25 ब्लॉक कहाँ और 4 ब्लॉक कहाँ। तो 4 ब्लॉक में अगर मैं आईडी को सर्च करूंगी तो डेफिनेटली मैं जल्दी एड्रेस पे पहुंचूंगी। 1000 रिकॉर्ड्स है तो 25 की जगह मेरे को 250 ब्लॉक्स लगेंगे अगर मैं इंडेक्स क्रिएट नहीं करती हूँ। अगर मैं इंडेक्स क्रिएट करती हूँ तो 40 ब्लॉक्स में मेरा काम हो जाएगा। अभी इंडेक्स के ऊपर अगर इंडेक्स बनाया तो और भी एंट्रीज कम होती हैं, जैसा मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे अपने को काम आता है एमवे सर्च ट्री। अभी एमवे सर्च ट्री कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या रहेगा। तो एमवे सर्च ट्री का मतलब होता है पहली बात तो कि ईच नोड कैन हैव m चिल्ड्रन। हर नोड जितने चिल्ड्रन रख सकता है उसका -1 उसमें कीज रहेंगे। अभी जैसे ये नोड है, अगर मैंने डिसाइड किया कि ये 3 वे सर्च की, सो इसमें चिल्ड्रन मैक्सिमम हो सकते हैं 3 और हर नोड कैन हैव 2 कीज। तो यहाँ पे 2 कीज, ये गलत बनाया यहाँ पे ये 2 कीज रहेंगे 11 एंड 24 और इसके 3 चिल्ड्रन रहेंगे। आप डालोगे कैसे इसमें, पहली बात तो ये हमेशा नीचे से ऊपर बनता है, पर ये बनाते वक्त हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 नोड्स हैं, इसमें जो 2 नोड्स नहीं, सिंगल नोड में जो 2 वैल्यूज हैं 11 और 24, इस नोड के लेफ्ट में जाओगे अगर आप, तो इस नोड के लेफ्ट में आपको 11 से कम वाले कीज मिलेंगे। बीच में आओगे अगर आप, तो आपको 11 से ज्यादा, मोर देन 11 एंड लेस देन 24 कीज मिलेंगे, वैल्यूज कीज। और अगर आप राइट में जाओगे तो आपका मोर देन 24
वैल्यूज के कीज मिलेंगे। इसको मैंने बाइफरकेट कैसे किया है, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज रखे, इसके 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज होते तो उसके 4 चिल्ड्रन हो सकते थे। यहाँ पे 2 कीज है, इसका मतलब इसके 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट में इससे कम वाले वैल्यूज, बीच में इसके और इसके बीच के वैल्यूज, और राइट में इससे ज्यादा वाले वैल्यूज। अगर मेरे पास 3 कीज होते तो उसके 4 चिल्ड्रन हो सकते थे। यहाँ पे लेस देन लेफ्ट मोस्ट वाले वैल्यूज, यहाँ पे इसके और इसके बीच के वैल्यूज, यहाँ पे इसके और इसके 6 और 8 के बीच के वैल्यूज, और ये मोर देन 8। ये मैकेनिज्म है। 15 अगर एक ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। 15 से लेसर वाले वैल्यूज की वैल्यूज यहाँ मिलेंगे, 15 से ग्रेटर वाले की वैल्यूज यहाँ मिलेंगे। 27, 30, 27 से कम वाले वैल्यूज यहाँ मिलेंगे, 27, 30 के बीच के वैल्यूज यहाँ मिलेंगे, 32 से ग्रेटर वाले वैल्यूज यहाँ मिलेंगे। This is called as M-way tree. This is called as multi-way tree. इसका नोड ही अलग होता है। इसका नोड में एरे होता है। किसका एरे? सी और लिंक, C1 लिंक 1, C2 C1, sorry, link 1 C1, link 2 C2 and then link 3. So M-way अगर है तो उसमें रहेगा पहले लिंक, फिर वैल्यू, फिर लिंक, फिर वैल्यू और फिर लिंक। जो आपको इस नोड पे लेके जाएगा, यहाँ का लिंक आपको इस नोड पे लेके जाएगा, इधर का लिंक आपको इस नोड पे लेके जाएगा। ये मैंने नहीं किया है, इसका प्रोग्राम मेरे पास नहीं है। ये मैंने भी नहीं, मेरे पास इतना जिगरा नहीं है। पर मैंने बोल दिया था लास्ट टाइम आपको कि मेरी पीएचडी है, तो मैं ये कर लूंगी अब क्योंकि मेरे दिमाग में उथल पुथल शुरू हो गई। इसका नोड का स्ट्रक्चर अलग होगा, और इसको बनाने का मैकेनिज्म मेरे को यही पता है कि ये बॉटम टू अप बनता है, टॉप टू बॉटम नहीं बनता, बॉटम टू अप बनता है। बॉटम टू अप बनने का कारण कि अगर मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा 3-वे सर्च ट्री रहेगा, तो सबसे पहले जो की आएगा वो मैं सबसे नीचे डालूंगी, दूसरा आया उसको भी मैं उसी में डाल दूंगी, तीसरा आया तो फिर मैं सोचूंगी कि इसको 2 में डिवाइड करो और ऊपर एक और डालो, चौथा आया तो मैं उसी में एडजस्ट करूंगी, पांचवा आया फिर से उसी में एडजस्ट करूंगी। जब फुल हो जाएंगे सारे तो फिर मैं डिवाइड करूंगी इनको और फिर ऊपर जाऊंगी। तो मैं बॉटम से अप की तरफ जाती हूँ जब मैं M-way सर्च ट्री बनाती हूँ। और हाइट बैलेंस्ड M-way सर्च ट्री इज कॉल्ड एज बी ट्री। ऐसा M-way ट्री जिसका हाइट बैलेंस, मतलब जो AVL के सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो हो गया बी ट्री। मल्टी-वे ट्री बनाना आसान है, पर बी ट्री बनाना आई डोंट नो अगेन। और बी प्लस ट्री का मतलब होता है कि ये जो नोड्स हैं लोअर मोस्ट लेवल के, ये नोड्स आपस में लिंक्ड हैं एज अ लिंक लिस्ट। सो इसके नेक्स्ट में ये है, 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 इसके नेक्स्ट में ये है। तो सारे लीफ नोड्स ये आपस में एज लिंक लिस्ट जुड़े हुए हैं। क्यों है ऐसा, क्यों बनाया? अभी यहाँ पे अगर मैं M-way ट्री में 8 ढूंढने आती हूँ, या अगर मैं 10 ढूंढने आती हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आऊंगी, यहाँ से यहाँ जाऊंगी, यहाँ मिल जाएगा मेरे 10। अगर मैं 7 ढूंढने आती हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ आऊंगी, यहाँ से इसके इन दोनों के बीच में जाऊंगी, यहाँ मिल जाएगा मुझे 7। अगर मैं 35 ढूंढने आती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी, यहाँ से यहाँ जाऊंगी, यहाँ 35 मिलेगा। अगर मैं 12 ढूंढने आती हूँ तो यहाँ से यहाँ गई, 15 से छोटा है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ मिल जाएगा मुझे 10। सो आप मूवमेंट देखो फॉर स्पैन ऑफ वैल्यूज विच वी वांट टू सर्च। मतलब मैं 1 से लेकर के बियॉन्ड 32 3 स्ट्रोक्स में पहुंच सकती हूँ यहाँ। और मुझे अगर मैं 1 से लेकर के 35 या 40 तक वैल्यूज लेके अगर मैं बाइनरी ट्री बनाती तो उसका हाइट कितना बनता है, और इसका हाइट देखो कितना है। तो कम से कम हाइट में ज्यादा सर्च, कम से कम अटेम्प्ट्स में ज्यादा सर्च,
ये पर्पस है अपना एमवे ट्री बनाने का। ओके, सो हाइट बैलेंस्ड एमवे ट्री इज बी ट्री। ये एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको सीडैक पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आप पढ़ोगे या समझोगे वो एमसीक्यू में आपको अटेम्प्ट करना होगा, मतलब रिलेट करके अटेम्प्ट करना। और मैं क्या बोलूं। और जहां पे लीफ नोड एज अ लिंक लिस्ट कनेक्टेड है वो बी प्लस ट्री। दैट्स इट। कितने लोग बने हुए हैं और कितने लोग चले गए। हम लोग कनेक्टेड होने का एक बार फिर से एडवांटेज बताइए। इसका कनेक्टेड होने का लिंक लिस्ट लीफ नोड का। लीफ नोड्स का कनेक्ट होने का एडवांटेज ये है कि अगर मैं 1 पे आने के बाद मुझे 1 के बाद के 15 एक्सेस करना है, मुझे सब कनेक्टेड मिल जाते हैं ना नीचे। 1 पे आ गई मैं, 1 पे आने के बाद अगर मुझे 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15 सर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। वापस ऊपर जाके नीचे आने की जरूरत नहीं है, ये सब कनेक्टेड है आपस में। आया क्या समझ में? वो एडवांटेज मिल जाता है। यस मैम। हाँ, वो मेरे को एडवांटेज मिल जाता है। अगर मुझे 32 40 लेना है तो 32 40 लेना है तो मैं 30 पे आ गई, अगर 30 31 या 30 पे आ गई, 31 पे आ गई, तो उसके नीचे के मेरे को सारे कनेक्टेड मिल जाते हैं। तो मुझे फिर से सर्च परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है फॉर रेंज ऑफ वैल्यूज। अलग अलग सर्चिंग की जरूरत नहीं है फॉर रेंज ऑफ वैल्यूज, और मुझे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। तो बी प्लस का वो एडवांटेज हो जाता है। तो इसी नोट पे ट्री का टॉपिक मैं क्लोज करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बाइनरी ट्री का कोड एंजॉय किया पिछले 2 दिन, कल और आज। और उसका आपको फायदा होगा जिन्होंने किया है। जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी कर लो। नहीं समझ में आता है तो जो नेक्स्ट अपना क्लास रहेगा कल कल पूछ लो। किए बिना तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये डाउट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका मैम से भी बात किया कि आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, इस बार सब लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं प्लेसमेंट में क्या करेंगे। बेचारा कोऑर्डिनेटर को तो एक ही चिंता रहती है, प्लेसमेंट में क्या होगा, प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैं फोन रखने के बाद मैं सोच रही थी कि मैंने जो फीडबैक दिया वो करेक्ट है क्या, क्योंकि मैंने फीडबैक जो दिया उनका मैडम को वो बेस्ड ऑन 10 स्टूडेंट्स हु आर रिस्पॉन्डिंग, उसके बेसिस पे दिया। और अपना बैच साइज तो मोर देन 100 है। तो बाकी लोगों का क्या स्टेटस है ये मुझे कैसे पता पड़ेगा रे। हाँ ना शुभम, ए शुभम कहाँ गया शुभम पाटिल? सतनाम आया। सतनाम सब लोग करते हैं क्या रे? करते हैं क्या सब लोग? सब लोग करते हैं या कुछ लोग 20 लोग करते हैं बाकी लोग बैठे रहते करते हैं मैम, एक दूसरे से पूछ लेते रहते हैं। मैडम ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन का वो एल्गोरिदम इस हैं? पे हाँ इस पे बेस्ड रहता है। यस 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 यस। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल सर्च, उसके बाद में आपका फेसबुक, उसके बाद में आपका जितने भी ऐसे जो हायर एंड एप्लीकेशन है ना एकदम, वहां पे जहां जहां पे आप सर्च मारते हो, अभी ये जो भी चीजें हैं इसमें आप एक प्रोडक्ट चले जाओ तो कितनी चीजें आपको दिखती है, उसके आसपास की सारी दिखती है ना सामने स्क्रीन। यस मैम। तो वो लोग ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना। सही सोचा आपकी बात। हम तो जो गूगल सर्च है वो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करता है।
नहीं, गूगल सर्च सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करता है ऐसा नहीं है, वो बहुत एडवांस दूसरे भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। मैम एक्चुअली ये तो प्रीडेक डेटा का क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो था। हमने किया ना, सुनो, ये जो डेटा स्ट्रक्चर हमने किया ये एकदम बेसिक लेवल का डेटा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर बेस तो बहुत दुनिया खड़ी है डेटा स्ट्रक्चर की। तो अपने को थ्रेडेड ट्री नहीं है, अपने को रेड एंड ब्लैक नहीं है, अपने को हाफमैन ट्री नहीं है, अपने को बहुत सारा और भी है जो अपने को कोर्स में नहीं है, क्योंकि अभी अपने को उतना वो समझने के लिए उतना एक्सपीरियंस चाहिए, तो अपने को वो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अपना बेसिक जितना एडवांस चीज समझने के लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट, वो सीडैक ने सिलेबस में डाल रखा है कि कम से कम उतना करके जाओ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता आप किस तरफ जाने वाले हो। आप लिनक्स में जॉब लेने वाले हो, या आप सिस्टम प्रोग्रामिंग में लेने वाले हो, या आप एनालिस्ट बनने वाले हो, या आप वेब डेवलपर बनने वाले हो, या आप डेवलपर बनने वाले हो, या आप मार्केटिंग में जाओगे, नेटवर्किंग में जाओगे, पता नहीं है ना अभी। तो आपको जैक ऑफ ऑल बना के छोड़ रहे हैं, और इतना बना के छोड़ रहे हैं कि आप समुद्र में गिरोगे तो डूबोगे नहीं, सरवाइव कर जाओगे। ये है अपना कोर्स जो अपन कर रहे हैं, उसका मेन सार जो मैंने 15-18 साल जो भी मैंने सीडैक के साथ बिताए हैं, और अभी भी मैं आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ, तो ये मुझे समझ में आया है कोर्स से कि कोर्स आपको रेडी टू इंडस्ट्री कर देता है। और रेडी टू इंडस्ट्री इस हिसाब से करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल कुछ भी होने दो, आप वहां पे आपका सिक्का खन 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 बचता है, क्योंकि आपका कंपैरिजन होता है बीई फ्रेशर्स के साथ। बीई फ्रेशर्स को कुछ आ नहीं रहा होता, आपकी 6 महीने 3 महीने क्या हालत थी आप खुद पता लगा सकते हो, और अभी क्या है, और 3 महीने बाद क्या हो जाएगी आपकी हालत। तो आप बीई फ्रेशर्स और सीडैक, तो सीडैक का एक तो बिलेबल रिसोर्स रहता है हमेशा, जब भी आप प्लेस हो जाओगे आपको बिलेबल रिसोर्स ही समझेंगे, आपको कोई ट्रेनिंग वेनिंग बहुत मिनिमम अमाउंट, मिनिमम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कुछ कुछ कंपनी करते हैं, लेकिन 90% कंपनी आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे डाल देती है। और जब आप वहां काम करते हो तो कंपनीज को समझ, मतलब कंपनीज को ये इंप्रेशन बन गया है कि सीडैक से आया हुआ जो बंदा है ना, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करता है, क्योंकि वो फास्ट लर्नर बन चुका है, उसने इतने सारे टेक्नोलॉजीज विद इन 5.5 मंथ सीख लिए हैं, तो वो जैक ऑफ ऑल हो चुका है। तो उसको कहीं भी डाल दो, हाथ पर मार के करके निकल जाता है आगे। और ऐसा भी स्टूडेंट्स आके बोलते थे, मैडम मेरा मैनेजर आया और बोला कि तेरे को दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है जो अटका पड़ा है, तो तू उसको निकाल देगी क्योंकि तूने डैक किया हुआ है। तो जो अटके पड़े प्रोजेक्ट है वहां पे भी डैक के रिसोर्सेस को शिफ्ट कर दिया जाता है कि अब ये अटका है, नहीं निकल रहा है, तो ये इसको डाल दो, ये निकाल देगी, ऐसा। तो वो जो इम्प्रेशन इंडस्ट्री में है वो बिकॉज ऑफ योर सीनियर्स है, और वो आप मेंटेन भी करते हो क्योंकि आपको करना ही पड़ता है, आपसे करवा ही लेते हैं वो है। और इतना तो सीडैक आपको पढ़ा ही देता है कि आप जाके ये सब चीजें कर सको। अभी अपने यहाँ से गए हुए बच्चे कोबल पे भी काम कर लेते हैं, तो क्या कोबल बहुत इजी लैंग्वेज है टू लर्न, तो 2-3 दिन स्पेंड किया कोबल आ जाता है। तो जो लिगेसी सॉफ्टवेयर हैं, पुराने जो कंपनीज हैं जिनके कुछ बहुत पुराने क्लाइंटल है, जिनके बहुत ही जूनियर सॉफ्टवेयर लिगेसी सॉफ्टवेयर हैं, जिनका बिजनेस लॉजिक वो कहीं और नहीं करना चाहते, तो उसका बैकएंड अभी माइक्रोसॉफ्ट कोबल को सपोर्ट देता है ना। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है तेरा कोबल में लिखा हुआ कोड है, आ जा मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो सिर्फ जीयूआई बना, काम हो गया तेरा। तो बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड अभी भी वही पड़ा है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो अपने डैक पास आउट जाके वो भी करते हैं, मेन फ्रेम्स पे जाते हैं, वहां पे भी कोबल रहता है, लिनक्स में चले जाते हैं, यूनिक्स में चले जाते हैं। सी का प्रोग्राम, सी का स्क्रिप्टिंग अंडर यूनिक्स, उसमें भी अपने बच्चे जाके तहलका मचाते हैं। तो सीडैक के बच्चे कैसे हो जाते हैं, इतना तप जाते हैं ना, सोना अपन कैसे यहाँ पे गरम गरम हीट दे के बाहर जाने के बाद में जो दागिना बनना हो बन जाता है, वो तो अपने आप, कुछ उसमें इतना कुछ ये नहीं। और डीएस आपका बेस पक्का हो गया ना, इसके ऊपर आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ दूसरा ट्रायो करके, एक डेटाबेस है हाफमैन बाइनरी ट्री, रेड एंड ब्लैक बाइनरी ट्री, बहुत सारे बाइनरी ट्री के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं काफी सारे। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो एक डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी यूज होता है, कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक लिस्ट के नोड में हो सकता है बाइनरी ट्री का रूट स्टोर्ड हो, कुछ भी, मतलब मिक्स एंड मैच, कॉम्बिनेशन, एनीथिंग, एनी डैम थिंग। दिस इज व्हाट इट इज।
और हमेशा याद रखो, आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करो तो अपना थिंकिंग हमेशा ब्रॉड रखना, तो आप सीखोगे और तो आपको चीजें अपील होंगी। अगर आपने आपका थिंकिंग नैरो कर लिया ना, अभी का काम चला लेता हूँ बात का बाद में, तो वो फिर अपील ही नहीं होता चीज। अभी मेरे को इतना करना है ना, ये कर लिया बस हो गया मेरा काम, ऐसा ये थिंकिंग काम नहीं आएगा। आपको हमेशा ब्रॉड थिंकिंग रखना पड़ेगा। हम ले लेते हैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट, हमने सिस आउट करके स्कैनर का एससी डॉट नेक्स्ट इंट एससी डॉट नेक्स्ट करके भी हमने इनपुट लिया जब हम कोर जावा कर रहे थे। लेकिन एडवांस जावा करने के बाद आपने कभी कंसोल से इनपुट लिया क्या रे? नहीं लिया, क्योंकि इनपुट डेटा है वो कहीं से भी आ सकता है, वो नेटवर्क से आ सकता है, वो क्लाउड से आ सकता है, वो फाइल से आ सकता है, वो डेटाबेस से आ सकता है, वो यूजर कंट्रोल से आ सकता है, मतलब वेब पेज से आ सकता है। तो डेटा कहीं से भी आ सकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं हमेशा कंसोल से ही डेटा लूंगी तो मैं तो पागल हूँ, फिर क्या कर रही हूँ मैं बैठ के? नहीं, मेरे को स्कैनर और एससी डॉट नेक्स्ट इन कंफर्टेबल लगता है, तो ऐसे बोल के थोड़ी चलेगा। मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं वही यूज करूंगी। नहीं, मेरे को टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा है, मुझे रिसीव करना है, उसको मुझे प्रोसेस करना है, उसको मुझे डेटाबेस में डालना है, डेटाबेस से कुछ आ रहा है उसको मेरे को टेक्स्ट बॉक्स पे डिस्प्ले करना है, कॉम्बो में डालना है, लिस्ट में डालना है। तो जब तुमने एडवांस जावा किया तब तुमने रियलाइज किया होगा कि अरे कोर जावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोर जावा एडवांस जावा करने के बाद सीओपी जब आए थे तो लगता था कितना डिफिकल्ट है, अब बहुत इजी है। अब डॉट नेट जावा को कंपेयर करके सीखोगे तो बहुत, सी शार्प तो पूरा कोर जावा जैसा है। सी शार्प कीवर्ड्स बदलो, कोर जावा कीवर्ड्स बदलो, बाकी बाकी सब जो जो कोर जावा है सब सी शार्प में। एएसपी डॉट नेट तो भी डिफरेंट है, क्योंकि जावा का खुद का जीयूआई नहीं है। जावा बोलता है कि मैं तेरे को सब दे दूंगा, वेब सर्वर, मैं तेरे को ये वो कंटेनर सब 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 दे दूंगा, लेकिन जीयूआई तू तेरा देख ले। डॉट नेट बोलता है जीयूआई है ना अपना, विजुअल बेसिक में उन्होंने जीयूआई पहले से ही क्रिएट करके उसमें और टूल बढ़ा दिए, उसमें और टूल बार और टूल बार के कंट्रोल्स बढ़ा दिए और उसको अच्छा बना दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का जीयूआई भी है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है तुझे दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास आ, मेरे शरण आ जा, और मैं तेरे को सब जो तुझे चाहिए वो तेरे को मेरे पास मिलेगा। डेल्फी है, कोबोल है, पास्कल है, फोट्रान है, सी है, बेसिक भी है, वीबी विजुअल बेसिक, सब कुछ है। जावा जावास्क्रिप्ट है ना, कितने सारे लैंग्वेजेस को डॉट नेट सपोर्ट कर देते। और डॉट नेट का एडवांटेज बहुत बड़ा कि उसका खुद का जीयूआई है, कंट्रोल्स फॉर्म सब कुछ वहीं पे मिल जाता है आपको। तो डॉट नेट ऐसी दुकान है कि जहाँ जाओगे सब कुछ मिलेगा। जाओ बोलता मैं इतना देता हूँ, देख ले भैया, बाकी का तू तेरा मैनेज कर। तो अपने को HTML शरण जाना पड़ता है, CSS शरण जाना पड़ता है, CSS क्लासेस यूज करना पड़ता है झापझुप के लिए, एस्थेटिक सेंस के लिए। तो वो पर जावा जावा है, जावा फ्रीवेयर है और जावा ओरिजिनल है। ये अपन कह सकते। चलो आज बस करेंगे, या गप्पे मारनी है? मैम आप आपका कुछ एक्सपीरियंस बताओ ना इंडस्ट्री में वर्क करने का। यस मैम। Yes, ma'am. बताऊं यार, मेरा मेजॉरिटी एक्सपीरियंस तो ट्रेनिंग्स में ही है, लेकिन हम ट्रेनिंग आपने में मोस्टली कौन से ये यूज किए, मतलब लैंग्वेज यूज किए या फ्रेमवर्क यूज मैं किए तुमको जो सही से आपको ही बताऊं क्या, मेरा अगर तुम पाथ जानना चाहते हो, मेरा पाथ बहुत ऊपर नीचे रहा है। तो मैंने किया था 1992 में मेरा ग्रेजुएशन, और 1992 में ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करना था, लेकिन मुझे एमएससी नहीं करना था, तब एमएससी था पर मुझे एमएससी नहीं करना था। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बजाय मैंने डबल ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब मेरा बीएससी मैथमेटिक्स हो चुका था और मुझे मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरा ग्रुप था 3 लोगों का, वो एमएससी करने चले गए, पर मुझे एमएससी नहीं करना था। तो मैंने डबल ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर्स में क्योंकि मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन हो चुका था, तो मुझे ये ग्रेजुएशन करने के लिए 1 साल लगा सिर्फ। और उसके बाद में मैंने पार्ट टाइम पीजी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही, और पार्ट टाइम पीजी करते वक्त
93-94 में मैंने दिन में जॉब किया। वो जॉब था मेरा एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। तो उस टाइम पे मेरे को जब जब हमें पढ़ाना है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। और मेरा लॉजिक तो, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तभी मेरा लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है ऐसा मुझे पता लग गया था, क्योंकि उधर सर असाइनमेंट देते थे, इधर मेरा हो जाता था। तब जो लैंग्वेज हम यूज करते थे वो ग्रेजुएशन में हमने लैंग्वेजेस सीखी थी, GW बेसिक और उसके बाद में पास्कल। GW बेसिक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है और पास्कल कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ये दो लैंग्वेजेस थे। DBase 3 प्लस डेटाबेस था और माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स थे, जैसे क्या नाम था उसका, लोटस 123, मतलब एक्सेल का छोटा वर्जन। एक्सेल का अपन बोलते हैं ना मूल पुरुष और वर्ड का मूल पुरुष था वर्ड स्टार उस टाइम पे। तो वर्ड स्टार और लोटस 123 उसमें से पीजी के लिए सीट्स थे सिर्फ 15। तो 400 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस दिया और हमारा 15 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ पीजी के लिए। और वो पीजी पार्ट टाइम था, वो वर्किंग के लिए था, मतलब आप जॉब करो तो आप पीजी कर सकते हो। तो मैंने, जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे उनको पता होगा कि इस्लामिया करीमिया करके एक बहुत फेमस कॉलेज है। तो मैंने वहाँ पे फिर एज फैकल्टी ज्वाइन किया था। तो सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक जॉब करने का और शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कॉलेज। तो साइकिल मारने का इधर से, घर से ऑफिस और ऑफिस से कॉलेज, और रात को 10 बजे घर, साइकिल मारती थी पूरा। और वो 2 साल पीजी किया और 2 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया। और वो जो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस आया उसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुए, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट जिसमें मैं काम करती थी उसमें आफ्टर ग्रेजुएशन ही बच्चे आते थे, वो ऐसे छोटे बच्चों का नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आते थे, जैसे आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन आते हो, पर वहाँ पे BA BCom BSc BE कोई भी आता था। मतलब BE तो कम आते थे, पर ये 3 इयर्स डिग्री वाले काफी सारे लोग आते थे, तो उनको प्रोग्रामिंग सिखाना है। और तब ये कुछ नहीं था, इंजीनियरिंग वगैरह, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच वगैरह कुछ नहीं था। छोटे मोटे प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के जॉब्स वगैरह ऐसे मिलते थे। तो 2 साल जॉब और मास्टर्स किया। उसके बाद में हमारे पास 2 ही प्रोफेसर्स थे कॉलेज में जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। तो उसमें से जो हमारे मेन सर थे उनका ट्रांसफर हो गया बड़ौदा। तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का वैकेंसी आ गया। और फिर उन्होंने अखबार में डाला, जैसे यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्मेलिटीज होता है, तो उन्होंने हमको भी बोल दिया क्लास में आके मास्टर्स के कि आप अप्लाई करो सब लोग। तो हमने 15 लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया। वहाँ पे भी 40 एप्लीकेशन आए थे, 40 लोगों ने, हमने वहाँ पे भी रिटन एग्जाम दिया था। और ये तो पक्का पता था कि ये लोग जो शॉर्टलिस्ट करेंगे वो हम जो मास्टर्स कर रहे थे उनमें से ही करेंगे, कि बाहर के लोगों को क्यों, क्योंकि कोर्स का अवेयरनेस तो हमें है ना जो पढ़ाना है। तो हम 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें एक मेरे सीनियर थे जिन्होंने पहले किया हुआ था मास्टर्स, और मैं और एक और मेरा बैचमेट था, हम तीनों को शॉर्टलिस्ट किया। तो मेरे जो सीनियर थे जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था मास्टर्स 2 साल पहले मुझसे, वो गुजराती कॉलेज में पढ़ाते थे तब। तो फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर बाद में हमें डेमोस्ट्रेशन देने को बोला स्टूडेंट्स के सामने। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने पीजी और ग्रेजुएशन दोनों को बिठा दिए थे और बोला था कि आपको जो टॉपिक बच्चे बोलेंगे वो पढ़ाना है। तो बच्चों के सामने पढ़ाया तीनों ने हमने। फिर हमको तीनों को बाहर बिठाया, फिर हम बच्चों से पूछा, हमारे ऑफिस के, हमारे इंस्टीट्यूट के, मतलब यूनिवर्सिटी का जो हमारा डिपार्टमेंट था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उनके डायरेक्टर ने बच्चों से ही पूछा कि तुमको कौन चाहिए भैया यहाँ पे। तो बच्चों ने बोला हमको मैडम चाहिए। फिर उन्होंने बोला शाम का कोर्स है, मास्टर्स कोर्स है, 10 बजे तक, फिर कैंपस बंद करना होता है, प्रीमाइसेस बंद करके किसी के घर चाबी देना होती है, तो उससे कैसे होगा। फिर 2-3 लड़कों ने बोला हम सपोर्ट करेंगे मैडम को, पर हमको मैडम ही चाहिए, उनका सिखाने का स्टाइल पसंद आया। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कैबिन में, मुझे बोला देखो ऐसा ऐसा है, आपका ड्यूटी आवर्स रहेंगे 11 बजे से रात को 10 बजे तक। फिर आपको ये कोर्सेज लेने होंगे, फिर यूनिवर्सिटी का ये काम करना होगा, ये वो बहुत, हम जहाँ भेजेंगे वहाँ इंटर डिपार्टमेंट जाना होगा लेक्चर्स लेने के लिए, ऐसा वैसा।
मैंने बोला ठीक है करेंगे। तब मेरा दिमाग में था कि मैं खुद का सेंटर ओपन करूं। तो मेरे घर पे चल रहा था वो कि मैं खुद का सेंटर ओपन करूं, मतलब वो इस्लामिया वाला जॉब छोड़ के। तो मैं घर गई तो मैंने डिस्कशन किया पापा के साथ। पापा बोलते पागल है क्या, यूनिवर्सिटी में जॉब मिल रहा है, लोग तड़पते हैं और तू मना कर रही है खुद का इंस्टीट्यूट बाद में देखना, पहले यूनिवर्सिटी का जॉब लपक। तो मेरे पापा GSITS वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे मेरे पापा का खुद का जॉब वहीं पे था। तो मेरा बचपन गया सब हॉस्टल के लड़कों, मतलब हॉस्टल के वार्डन थे मेरे पापा। तो मेरा बचपन गया हॉस्टल में, क्योंकि वार्डन तो हमको वहीं पर रहने की जगह मिली थी। तो बचपन से हमने इंजीनियर्स काफी देखे थे, इंजीनियर्स का दिमाग भी हमने काफी देखा था, शातिर होता है। पर मेरा भाई इंजीनियर है पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत मस्ती करती थी, पढ़ाई में मेरा ध्यान कम था। मेरा दिमाग चलने लगा इधर प्रोग्रामिंग में आने के बाद। प्रोग्रामिंग में आने के बाद मुझे लगा हाँ ये है जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, तो किया भी। तो फिर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप का ऑफर आया तो वो लिया, फिर वहां पे 3 साल लेक्चरशिप किया। 5 साल का मुझे बिफोर मैरिज एक्सपीरियंस था। मस्त 5th पे कमीशन का सैलरी लेती थी, और घूमना फिरना, संडे को घर में नहीं टिकना, मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ रहना, घर में कम रहना, बाहर ज्यादा रहना। वैसी आदत थी, सुबह 10 साढ़े 10 बजे यूनिवर्सिटी में जाके बैठ गए अगर, तो रात को 10 बजे तक आना है वापस। सो आई वॉज द यंगेस्ट लेक्चरर दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि मेरे साथ के जितने स्टाफ थे सब बुड्ढे टुड्ढे थे। तो वहां पे यूनिवर्सिटी में मेरे को जॉब का फायदा ये हुआ कि वहां का लाइब्रेरी बहुत रिच था, और मुझे 3 सेशंस लेने हैं, बाकी तो मुझे पड़ी रहती थी मैं वहां। अगर कुछ लगाया मेरे नाम पे काम तो जाके करना है, नहीं तो डे टू डे बेसिस पे कोई काम ही नहीं होता था। तो मैं चली जाती थी लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी वहाँ की बहुत मस्त, बहुत अच्छे बुक्स, चुने चुने ऑथर के एकदम। और एक सब्जेक्ट पकड़ा तो उसके बुक्स लेके पढ़ लेने का उसको, और जो भी करने जैसा है वो कर लेने का। जब मैंने सी लैंग्वेज किया तो कर्निंगन रिची का बुक उठाया, बहुत डिफिकल्ट है वो कर्निंगन रिची का बुक, लेकिन मैंने सी कर्निंगन रिची के बुक से किया। और कैसे किया मुझे समझ में नहीं आता था। कोड लिखना है, रन करना है, कोड लिखना है, रन करना है, जो उस बुक में कोड है वो लिखना है, रन करना है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है। ऐसे मैंने सी सीखा। पॉइंटर्स में बहुत खेलती थी तब, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट मेरे हाथ में था। रात को 10 बजे मैं ही ताला लगाऊंगी, 30 मशीन्स थे वहां पे भी। फिर मैंने लिनक्स के लिए झगड़ा किया कि कहाँ दुनिया जा रही है, अपन क्या पढ़ा रहे, लोटस 1 2 3 वर्डस्टार, अपन अपग्रेड करते हैं। फिर मैंने डायरेक्टर को बोला, फिर किसी के पास गए, वहां पे चक्कर डाले, और सब गवर्नमेंट के लोग, सब मरी हुई आत्मा इधर उधर फिरती रहती थी। तो उनसे झगड़ के मैंने बड़ा वाला सर्वर लिया, वहां पे यूनिक्स इंस्टॉल किया। उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ था लेकिन सीखने को बहुत मिला। उसके बाद फिर 3 साल जॉब किया, मस्त चल रहा था, लेकिन घर में चलना रहा था कि शादी करो शादी करो शादी करो। फिर पूना शिफ्ट हो गई क्योंकि शादी मेरी यहाँ तय हुई। अब वो कैसे, तो मेरी मासी यहाँ थी, फिर उनके थ्रू ऐसा वैसा। तो फिर मुझे मन में लालच आया कि इंदौर से तो पुणे बड़ा सिटी है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, जॉब ओपनिंग या मेरा करियर के हिसाब से भी पुणे अच्छी सिटी, क्योंकि तब इंदौर में इतना कुछ नहीं था। इंदौर में सब जानने लगे थे मुझे, क्योंकि डेटा प्रो में जाके लेक्चर लेना संडे को, फिर आईके में तो मैं लेती ही थी क्योंकि मैं वहाँ की एक स्टाफ मेंबर थी। यूनिवर्सिटी, फिर बाकी के आजू बाजू के डिपार्टमेंट जहाँ पे भी लगता था, स्कूल में भेज देते थे कभी कभी, वहाँ जाओ, वहाँ बच्चों को अवेयरनेस दे के आओ कि भाई कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्या है वो क्या है। इतने लेक्चर्स 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 ले लेके फिर मैंने यहाँ आने के बाद सोचा चलो अब इंडस्ट्री में जाते। तो मेरा 5 साल का तो टीचिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जॉब लगा। मैंने वो किया भी 6 महीने, लेकिन मुझे समझ में आया नहीं, स्टूडेंट कम्युनिटी में रहने की मुझे आदत है और मैं वही एंजॉय करूंगी। और यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैंने 2 सॉफ्टवेयर भी बनाए थे। मेरा मार्कशीट रिजल्ट प्रोसेसिंग पूरा बनाया था, और एक मैंने टाइम टेबल बना के दिया था उनको। सारे स्टाफ मेंबर खुश हो गए थे क्योंकि हर एक लेक्चरर के 3 सेशंस, और अगर कोई नहीं आता है तो उसका रिप्लेसमेंट, और अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है तो वो, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी। मेरा टाइम टेबल के सॉफ्टवेयर में अकाउंटेबिलिटी देती कि हर स्टाफ 1 महीने में कितना काम किया, रिप्लेसमेंट कितनी बार किया, बाहर जाके कितना काम किया, कितने घंटे खुद के सेशन लिए, ये वो सब कुछ रिपोर्ट मेरा सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता। और वो बनाए थे मैंने क्लिपर डीबेस में, दोनों, रिजल्ट प्रोसेसिंग भी और ये भी। तब फॉक्स प्रो फॉक्स बेस नया नया आ रहा था, और क्लिपर डीबेस था हमारे पास एस्टेब्लिश, उसमें बनाए थे। तो जो लॉजिक से रिलेटेड चीज है ना, वो मेरी तब की है।
अभी लॉजिक से रिलेटेड अभी अपने आप दिख जाता है, मतलब असाइनमेंट आया ना सामने तो सोल्यूशन अपने आप दिख जाता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की या सोचने की, तासन तास ढूंढ रही हूँ सोच रही हूँ, ऐसा नहीं होता। और उस वक्त क्या था, घर में मशीन नहीं था, तो दिमाग में आया जा सकता था कब ऑफिस जाएंगे, कब मशीन के सामने बैठेंगे, कब ट्राई करके देखेंगे, ये था। तो यहाँ पे पहले किया मैंने 6-8 महीने जॉब, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर मेरे को एपटेक में जॉब लगा पुणे में। एपटेक में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म और बहुत ज्यादा बैचेस चलते थे तब। ये मैं बात कर रही हूँ 97, 98, 99, 2000। 3.5 साल मैंने एपटेक में जॉब किया। उन्होंने मुझे सैलरी भी बहुत दी एज कम्पेयर टू इंदौर लेक्चररशिप। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स भी बहुत दिए एज कम्पेयर टू इंदौर, क्योंकि इंदौर में मुझे खुद पढ़ना पड़ता था सारा। यहाँ पे एपटेक में बहुत ट्रेनिंग्स देते थे हमको। और एपटेक हमारे एग्जाम्स भी लेता था कि तुमको अगर नया मॉड्यूल पढ़ाना है तो उसका एग्जाम दो। और एपटेक में क्या था, अगर एक एग्जाम क्लियर किया तो 2,000 रुपए बोनस। अगर तुम्हारे बैच में से ऑल ओवर पुणे में कोई टॉप आया तो 4,000 रुपए बोनस। तो उस टाइम पे 4,000 2,000 बहुत बड़ी चीज हो जाती थी सैलरी के साथ ऐड होना। तो खूब झिंग से काम करते थे हम सब। एपटेक में भी स्टाफ बहुत अच्छा मिला, रात रात को काम करते रहते थे बैठ के, इसका ये अड़ गया उसका वो अड़ गया। लिनक्स तो कितनी बार इंस्टॉल किया एपटेक के सर्वर पे मैंने खुद ने, क्योंकि लिनक्स के इंस्टॉलेबल सिर्फ मेरे पास थे, बाकी किसी के पास नहीं। और लिनक्स के इंस्टॉलेबल्स फ्लॉपी में थे मेरे पास। वो फ्लॉपी बॉक्स अभी भी है मेरे पास। मेरे पास जूना काम अभी भी है, फ्लॉपी ड्राइव नहीं है लेकिन फ्लॉपीज हैं। ऐसा करते करते फिर 4 साल 3.5 साल वहां काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने छुट्टी ली, फिर मैंने, मेरा बेटा हुआ, वो सब एंजॉय किया। 3-3.5 साल मैंने कहीं कुछ काम नहीं किया। उसके बाद 2004 में जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, उसके बाद में मैंने सीडैक सेंटर ज्वाइन किया। और 2004 से 2018 तक मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। तो मेरा काम क्या था, फैकल्टीज को देखना, इवेल्युएट करना, उनको लगाना, शेड्यूल करना, सीडैक के साथ बात करना और बच्चों को कोर्स के लिए मोटिवेटेड रखना और प्लेसमेंट ओरिएंटेड ग्रूमिंग लेते रहना। इंटर में ये पूछेंगे तो ये बोलना, ये कोड आएगा तो ऐसे बताना। जैसे कोई फैकल्टी नहीं आया तो मैं क्लासरूम में चली जाती थी, बैटिंग शुरू। मैं सिलेबस नहीं लेती थी, लेकिन मैं बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी और उनको टेक्निकल इनपुट्स देती रहती थी। फिर वो बैच टू बैच इमोशनल बॉन्डिंग, ये वो। एक टाइम ऐसा आया 2009-2010 में कि रिसेशन आया, बैच की स्ट्रेंथ कम हो गई, बच्चे बदलने लगे, बच्चों का एटीट्यूड बदलने लगा। पहले जैसे पढ़ने वाले बच्चे आते थे, बाद में टाइम पास वाले आने लगे। फिर दूसरे इश्यूज, फिर कोई पब में जा रहा है वहां धिंगाना, कोई दारू पी के रूम पे आ रहा है वो धिंगाना, कोई ड्रग्स ले रहा है वो, सब 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 देखा। सीडैक के कोऑर्डिनेशन ने मुझे बहुत सिखाया। फिर 2018 में मुझे लगा कि बस करो, अभी हो गया, मतलब एक ही एक करके आपका इंटरेस्ट निकल जाता है। और मेरा टेक्निकलिटीज कम होने लगा था, क्योंकि मैं एडमिन में ज्यादा रहने लगी थी। सीडैक की मीटिंग्स अटेंड करो, स्टूडेंट्स की मीटिंग्स लो, इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं हुआ देखो, शेड्यूल करो, फैकल्टी टाइम पे आ रहा है या नहीं उसका फीडबैक, ये वो। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा होने की वजह से मेरा टेक्निकल थोड़ा सा कम पड़ने लगा। तो मैं 2018 में बाहर आ गई। 2018 से 6 महीने बाहर आने के बाद 6 महीने मैंने कस के पढ़ाई करी खुद। मैंने सारा जूना मेरा जितना लॉजिकल रिलेटेड चीजें थी सब मैंने खुद हैंड्स ऑन किया, डेटा स्ट्रक्चर किया, फिर से सारे एल्गोरिथम्स रन करके देखे, जावा किया, कोड जावा किया, डीबीटी किया, पूरा एसक्यूएल माई एसक्यूएल पूरा वापस बैठ के, और बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए, दिखाने की एमसीक्यू सॉल्व, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए। 6 महीने मैंने मेरा खुद का, क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन बोलो या जो भी है, मैंने पाइथन किया। अभी जब मैंने किया था तो मैंने किया था क्लिपर डीबेस, उसके बाद फॉक्स प्रो किया था, उसके बाद फॉक्स स्पेस किया था, उसके बाद में मैंने ओरेकल किया था इंदौर में ही। और मैंने यहाँ आने के बाद में ओरेकल पढ़ाया भी था। ओरेकल 6 मैंने किया था पहले, फिर ओरेकल 9i किया, फिर ओरेकल 10G किया, ओरेकल 12 किया। ये सारे मैं करते करते अभी फिर बाद में सलील सर ओरेकल पढ़ाते थे, डीबीटी पढ़ाते थे, तो हम, मेरा ध्यान ही नहीं जाता था उस पर। मुझे डेटाबेस शुरू से बहुत पसंद था।
परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होता है, कैसे होता है, DBA क्या क्या करता है, उसके कमांड्स। और पूना में आने तक तो मेरे घर में भी डेस्कटॉप था, तो उसको खोल के बैठना, उसमें जंपर सेटिंग करना, उसका हार्ड डिस्क बाहर निकालना, उसका ये करना, उसका भी सब डिसेक्शन मैं खुद ही करती हूँ। अभी भी मेरे पास डेस्कटॉप है, मैं जो सेशंस लेती हूँ आपके, वो डेस्कटॉप पर बड़ा सा स्क्रीन है, उसी पे लेती हूँ। लैपटॉप पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी भी, पता नहीं क्यों। लैपटॉप है लेकिन मैं रेयरली यूज करती हूँ, कहीं अगर बाहर जाके लेना हो तो लैपटॉप यूज करते हैं, नहीं तो नहीं। तो ऐसा बहुत वैरायटी ऑफ जर्नी रहा है। अभी हम जब सीडैक में बैठते, सीडैक सेंटर पे बैठते थे, तो वहां पे भी आता था एक आधा विजुअल बेसिक में कोड लिखना है, लिख के दोगे क्या, मैं और सलीम सर बैठ जाते थे, चलो लिखते हैं। तो एक था हमारे पास आया था एक प्रॉब्लम की, उसको एक्सेल में एक शीट मेंटेन था और उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करने थे। तो हमने एक्सेल के पीछे जो विजुअल बेसिक रहता है, मैक्रो प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, तो हमने दोनों ने बहुत बैठ के 4-5 दिन मैक्रो प्रोग्रामिंग किया। मतलब सीखते गए, करते गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। VB पे काम किया हुआ है, उस पर काम करना, मतलब वही सिंटैक्सेस तो आसपास वही रहते हैं। तो वो हमने बना के दिया था, थैंक यू सर्विस था, लेकिन किया हमने क्योंकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। तो मेरे बहुत टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं ऐसे, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन DBT, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, कोर जावा, और थोड़ा बहुत पाइथन किया है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं तुमको तो स्प्रिंग सीखना ही पड़ेगा, तो मैं सीख सकती हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया तो सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट किया हुआ है पुराना, वेनिला जावास्क्रिप्ट किया हुआ है। अभी तो जावास्क्रिप्ट खत्म होके कब नोड शुरू हो जाता है, कब रिएक्ट शुरू हो जाता है, पता नहीं पड़ता। तो वेनिला जावास्क्रिप्ट मैंने किया हुआ है, वो भी मैंने किया है 1997-98 में, लेकिन 2006 के बाद जावास्क्रिप्ट काफी बदल गया है एक्मा आने के कारण। तो वो ठीक है, अभी मैं रमती हूँ इधर, मैं सोचती हूँ ठीक है ना। अभी क्या है मेरा शेड्यूल, अभी आपका सेशन लेने के बाद में शाम को मेरे क्लासेस रहते हैं, वो भी मैं लेती हूँ। उसके बाद में रात को कम से कम 2 एल्गोरिथम्स नए लिखने के सिवा मेरे को नींद नहीं आती। तो मेरे को मेरे जूनियर स्टूडेंट्स पास करते रहते हैं, मैडम ये असाइनमेंट, ये चैलेंज, ये असाइनमेंट, ये चैलेंज, उनको सॉल्व करके मैं भेजती रहती हूँ। थैंक यू सर्विस, दिमाग चलता रहना चाहिए। घर में कोई रहता नहीं है। मेरा लड़का मुझे बोल दिया, मेरा लड़का जब 9th में था तो मुझे बोल दिया मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, क्योंकि वो मेरे साथ में हमेशा आता था सेंटर पे, तो उसने इंजीनियर्स देखे थे और उनसे डरते हैं ये भी देखा था। तो मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना, तो वो चला गया फाइनेंस, मतलब वो कर रहा है CA। उसका मैथ्स टकाटक है, इस वजह से उसको CA में कुछ प्रॉब्लम नहीं। CA के सारे एग्जाम्स वो अनस्ट्रोक में अभी तक तो क्लियर, अब से फाइनल रह गया है। तो फाउंडेशन में वो ऑल इंडिया टॉपर रैंक में था, रैंक होल्डर था। 12th में उसको पुणे में कुछ तो मेरिट था, और मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स थे। और इंटर का CA का एग्जाम उसने 8 पेपर एक बार में निकाल लिए, हटा वाले। बोलता है एक ही बार एग्जाम हॉल में जाना है। अभी आर्टिकलशिप कर रहा है, अभी आर्टिकलशिप में जाता है ऑडिटर बन के इधर उधर। 22 साल का है। और बस मैं दिन भर ये लेती रहती हूँ आपका सेशंस इधर उधर, कुछ भी। और क्या जानना है मेरे बारे में, सब बता दिया मैंने। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में छोटे एज में 2 सॉफ्टवेयर बना के दी, जो काफी साल तक उन्होंने यूज किया, बाद में उन्होंने चेंज किया, अपग्रेड किया, लेकिन काफी साल तक जो मैंने बना के दिया था वही यूज कर रहे थे वो लोग। और यहाँ पे छोटा मोटा काम आता है, किसी स्टूडेंट ने कुछ भेजा, ये डिफिकल्टी है मैडम, देख लो डेटा स्ट्रक्चर्स में या कुछ और जावा में, तो हम सॉल्व करके दे देते हैं। DBT के कुछ डाउट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के बाद घूम के आते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं हमसे वापस करवा लो, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हम सपोर्ट कर देते हैं। बाकी हमारे क्लासेस तो हैं ही, बिल्कुल ऑन चलते रहते हैं। और आपका अभी असाइनमेंट मिला तो आपका असाइनमेंट लिया है, बहुत बड़ा नहीं है अपना करियर, आप लोग सब बड़े बड़े बनोगे। अब टीचर तो वहीं रहता है, वो जो थ्योरी है वो सही है, टीचर वहीं रहता है, बच्चे आगे निकल जाते हैं। पर मैं पढ़ाना एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो दिखता है। हाँ ना,
यस मैम। यस मैम। बस ये छोटा सा स्टोरी है अपना, और कुछ नहीं। यस या चले, मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। अभी तो आपको तो अच्छा अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, आप चिंता ही मत करो। अभी तो सब इंडस्ट्री में सबको वेलकम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, कि अपने सभी सभी फील्ड्स में अभी तो बूम है। अभी आगे आने वाले 6-7 साल, 10 साल तो कम से कम चलता रहेगा। 10 साल के बाद देखी जाएगी, तब तक तो आप भी सेटल हो जाओगे। पर मैंने खुद 3 रिसेशन देखे हैं। मैंने मेरे लाइफ में 3 रिसेशन इंडस्ट्री में देखे हुए हैं, और बहुत बुरे रिसेशन देखे हुए हैं, कि एक एक कंपनी में से मतलब ठीक है 1200 निकाल दिए, 2500 निकाल दिए, घर भेज दिया। मतलब इतना बुरा कि उसको टेबल पे भी नहीं जाने देते थे, उसको गेट पे ही पकड़ देते, तो हेलमेट भी मत रख। गेट पे एचआर ने बुलाया है, पहले एचआर के पास जाओ, एचआर दे देगा लेटर, तुझे टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है, तू इसको बताए टेबल सामान ला के दे देगा, अंदर भी मत जा। इतने बुरे तरीके से निकाले हुए भी देखा है, इतना बुरा रिसेशन भी देखा है। तो ठीक है ना, दुनिया है, चलता है, होता है, कुछ नहीं होता। लोग दूसरी जगह निकल जाते हैं, वे आउट ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं कुछ ना कुछ, गांव निकल जाते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टार्टअप है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में जाके जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया, अच्छा चल रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत हैं, क्योंकि आप सोचो 2004 से मैंने सीडैक ज्वाइन किया था, तो अभी एक आधा फोन आ जाता है, या व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक पे मैसेंजर पे आ जाता है, या कहीं पे भी आ जाता है, मैडम सीईओ बन गया मैं कंपनी का। तो अभी कोई है तो भेज देना, आपका कुछ काम हो तो बता देना। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स बहुत, तो वो भी एंजॉय कर लेती हूँ। चलो, ओके, डन डन। अपन मिलते हैं वापस नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। अभी क्या क्या रह गया? ग्राफ रह गया है, सर्चिंग सॉर्टिंग रह गया है, और एल्गोरिथम्स रह गया, और कुछ टिपिकल और कोड एल्गोरिथम्स जो अगर अपने पास टाइम बचेगा तो मैं आपको दूंगी। ऐसे ये 3-4 दिन अपने, 4-5 दिन अपने और शेड्यूल के हैं, उसके बाद आप निकल जाओगे अगला मॉड्यूल करने के लिए, व्हिच आई डोंट नो व्हाट इट इज। चलो, ओके, बाय बाय, आई एम लीविंग। यस मैम, थैंक यू मैम। यस चलो मैम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज बोलो ना Thank you, ma'am. बाय, कहाँ गया वो बाय बोलने वाला? बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मैडम। कल बोल रहा बाय था, समझ आया नहीं है मैम। क्या समझ नहीं आया? शुभम आया नहीं है बोला, वो हाँ, उसने बोला शुभम था आया सर। नहीं, वो बोल रहा था कल। वो कल खुश हो गया था शायद, उसके साउंड में ऐसा नशा था एकदम। बाय मैडम, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले नहीं, आज सब कोड रन हो गए। मैंने बोला अच्छा, चलो ओके बाय। बाय मैडम। बाय मैम। Bye, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।